Online students, what are the types of aneurysm? Fusiform dissection, saccular and false. Okay. So what do you mean by saccular aneurysm? Online students? आउटपाउचिंग जो क्रिएट तसं सैक्चर. हाँ, एक साइड बन जाएगा, उसको हम सेक्युलर एन्यूरिज्म कहेंगे. एक ही साइड की वॉल वीक है, तो एक साइड पाउच क्रिएट हो जाएगा. व्हाट इज फ्यूजिफॉर्म? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कंप्लीटली डायलेट. कंप्लीट डायलेशन, दोनों साइड से वॉल्स वीक है, इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल पोर्शन में, सो एक कंप्लीट प्रॉपर डायलेशन हो जाएगा, दैट इज फ्यूजिफॉर्म. व्हाट इज स्यूडो एन्यूरिज्म? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? व्हाट इज स्यूडो एन्यूरिज्म? जब भी आर्टीरियल वॉल में डैमेज हो जाता है, इंजरी होती है, सो ड्यू टू द इंफ्लेमेटरी रिएक्शन वहां पर कनेक्टिव टिश्यूज, प्लेटलेट्स और वो सब आके क्लॉट क्रिएट कर देंगे अराउंड द आर्टीरियल वॉल. इट इज दैट दिखता है सेक्युलर एन्यूरिज्म जैसा, बट एक्चुअली में है नहीं, सो इसको हम स्यूडो एन्यूरिज्म बोलेंगे. व्हाट इज डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म? ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म? There are three layers, right, in the arterial wall. So first और second layer अंदर से रप्चर हो जाएगा. So सारा जो आर्टरी का ब्लड है वो कलेक्ट कहाँ पर होगा? दो लेयर्स के बीच में. हाँ, सो ट्रू तो ये ही है, सेक्युलर फ्यूजिफॉर्म, राइट. सो डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म ही है, वॉल ही डैमेज हुई है, वहां पर ब्लड कलेक्ट हो रहा है, सो हमें एक साइड का बल्ज दिखेगा, सो दैट इज डाइसेक्टिंग. वॉल जो आर्टीरियल वॉल है वो डाइसेक्ट हो गई है. ओके. फिर हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे थे. थोड़े से एन्यूरिज्म होगा तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? Okay. Increased pulse hoarseness. Okay. Online students, what are the signs and symptoms of thoracic aneurysm? नेक पेन स्टार्ट होगा चेस्ट से, बिकॉज एन्यूरिज्म थोरेसिक कैविटी में, तो वहां से पेन एक्सटेंड होगा नेक, शोल्डर, लोअर बैक एंड एब्डोमेन तक एक्सटेंड होगा. सिनकोप होगा, डिज्निया होगा, पल्स इंक्रीज हो जाएगी, साइनोसिस होगा, आवाज चेंज हो जाएगी, हॉर्सनेस होगा एंड डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग. एब्डोमिनल एन्यूरिज्म है तो पेन कैसा होगा? नॉट यस, यस, एब्डोमिनल से लोअर बैक, फ्लैंक वाला जब रप्चर हो जाता है तब होगा. बट यहाँ पर चेस्ट में था, सो नेक, शोल्डर वो सब इन्वॉल्व होता था, यहाँ पर एब्डोमेन एंड लोअर बैक पेन ही होगा. देन पेशेंट को वहां पर अम्बिलिकस के आसपास या यहाँ पर पूरा जो एब्डोमिनल अओर्टा है तो उसके आसपास या ऊपर नीचे कहीं पे भी एक मास फील होगा जो कंटिन्यूअसली पल्स हो रहा होगा. जैसे पल्स हमारी कैसे आता है वैसा पल्सेटिंग मास फील होगा हमें. हमें अओर्टा पर जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो सिस्टोलिक ब्रूट सुनाई देगा. जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट तब जो सिस्टोलिक प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है तो वूशिंग साउंड जैसा सुनाई देगा, दैट इज सिस्टोलिक ब्रूट. देन एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा. हम डीप पाल्पेट करेंगे, जोर से दबाएंगे, सो पेशेंट को टेंडरनेस, पेन होगा. एंड जब भी हमें सस्पेक्ट होता है कि एब्डोमिनल एन्यूरिज्म है, हम डीप पाल्पेशन नहीं कर सकते वरना शायद वो रप्चर हो सकता है. ओके. अगर एन्यूरिज्म रप्चर हो गया है तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? यस. ऑनलाइन स्टूडेंट, पेन सीवियर हो जाएगा. पहले पेन हो रहा था ड्यू टू दैट प्रेशर, बट अब पेन सीवियर हो जाएगा. सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर बैक पेन. पेशेंट शांति से बैठा था एंड सडनली पेशेंट is complaining about the severe pain, so we have to understand that the aneurysm has been ruptured. So severe abdominal pain, severe back pain होगा और पेन पूरा रेडिएट होके फ्लैंक एंड देन ग्रोइन रीजन में नीचे भी चला जाएगा.
ब्लीडिंग होगा, अंदर अओर्टा रप्चर हुआ है, राइट, सो ब्लीडिंग होगा, सो हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपोवोलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स होंगे, हाइपोवोलेमिक शॉक के, सो हाइपोटेंशन होगा, टेकीकार्डिया, टेकीपनिया होगा, एंड अगर हमने अभी कुछ नहीं किया सो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में ही चला जाएगा पेशेंट। ओके, हीमेटोमा भी हो जाएगा ड्यू टू द ब्लीडिंग, वहां पर हमें देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट से हमें उसकी साइज पता चल सकती है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, कैसी टाइप का है, वो सब हम पता कर पाएंगे। और कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, एक तो यूएसजी से पता चल जाएगा, देन सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, एंड आर्टेरियोग्राफी, दैट इज जो एंजियोग्राफी होता है वैसे आर्टरी की डाई इंसर्ट करके हम देखते हैं, दैट इज आर्टेरियोग्राफी। ओके, देन इंटरवेंशंस, जनरल इंटरवेंशंस क्या है, सो मेन हमारा, हम पहले सब, आपके पास पेशेंट आता है, सो जैसे हम ऑब्जेक्टिव डेटा सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं वो सब हम करेंगे। सो पेशेंट के वाइटल्स पहले चेक कर लेंगे, एब्डोमिनल पेन है या नहीं वो चेक करेंगे, है तो कैसा है, लाइक शोल्डर पेन, सब कुछ हम असेसमेंट करेंगे, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, पेशेंट को क्वेश्चन करेंगे कि आपको कुछ ऐसा एब्डोमेन में पल्सेटिंग हो रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है, वो सब करेंगे। और हमें अगर डाउट लग रहा है, पेशेंट ने बोला कि मुझे एब्डोमेन पेन हो रहा है, लो बैक पेन हो रहा है, मुझे एब्डोमेन में फील भी हो रहा है पल्सेशन, तो हमें डाउट लगेगा कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ aortic एन्यूरिज्म, लोअर डिसेंडिंग aortic एन्यूरिज्म है, तो फिर हम पाल्पेशन नहीं करेंगे, हमें पता चल गया है, सो पाल्पेट नहीं करना है। एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन कैसा है, एन्यूरिज्म की वजह से पेरिफेरल सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होगा, सो हम पल्स चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, कलर चेक करेंगे, जो भी है। थोरेसिक होगा तो अपर एक्सट्रीमिटीज भी अफेक्ट होगी, अब्डोमिनल होगा तो सिर्फ लोअर एक्सट्रीमिटी अफेक्ट होगी, अपर एक्सट्रीमिटी अफेक्टेड नहीं होगी। सो क्वेश्चन पढ़ो तो देखना, थोरेसिक है और उसमें हम अपर लोअर दोनों चेक कर सकते हैं, बट सिर्फ एब्डोमिनल है तो फिर अपर एक्सट्रीमिटी का चेक करने से कोई मतलब नहीं बनता है, सो वो ध्यान रखना। एंड रप्चर हुआ है कि नहीं उसके भी साइंस हम चेक करेंगे। ये हमने जनरल इंटरवेंशन की। अब हमें जब तक हम ट्राई कर सकते हैं तब तक ऑलवेज नॉन फार्माकोलॉजिकल, देन फार्माकोलॉजिकल एंड देन सर्जिकल अप्रोच हम यूज करेंगे, दिस इज द सीक्वेंस। नॉन फार्माकोलॉजिकल और नॉन सर्जिकल में हमें क्या ध्यान रखना है, वी हैव टू मेंटेन द बीपी, बिकॉज बीपी इंक्रीज होगा तो बीपी की वजह से वो एन्यूरिज्म रप्चर हो जाएगा। सो मेन हमारी इंटरवेंशन क्या है, बीपी को मेंटेन रखना, हाइपोटेंशन नहीं करना है बट उसको मेंटेन रखना है कि वो बढ़ ना जाए। सो सारे रिस्क फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे कि इसकी वजह से ये हो रहा है, फॉर एग्जांपल पेशेंट इज ईटिंग हाई सोडियम डाइट तो वो भी हम कम कर देंगे। सो सारे रिस्क फैक्टर्स सब मॉडिफाई कर देंगे हम। एंड देन हम पेशेंट को सिखाएंगे कि रेगुलर मॉनिटरिंग कैसे करना है, हम भी, हमारे पास है हॉस्पिटल तो हम बीपी कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहेंगे। एंड पेशेंट को बोलना है कि रेगुलर फॉलो अप भी करता रहे, बिकॉज हमें साइज भी मॉनिटर करनी है, अगर वो साइज इंक्रीज हो रही है डे बाय डे सो वी हैव टू डू द सर्जरी। बट वो कैसे पता चलेगा, अगर पेशेंट रेगुलरली एवरी मंथ एवरी 15 डेज फॉलो अप के लिए आएगा तो पता चलेगा। सो पेशेंट को बोलना है कि रेगुलर फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है टू मॉनिटर द साइज ऑफ एन्यूरिज्म। एंड पेशेंट को बोलना है कि अगर बैक पेन सीवियर हो जाता है, एब्डोमिनल पेन सीवियर हो जाता है, देन अम्बिलिकस के आसपास आपको सोरनेस फील हो रही है, लाइक दर्द हो रहा है आपको, एंड सडन आपकी एक्सट्रीमिटीज में डिस्कलरेशन हो गया है, साइनोस हो गई है, कूल हो गई है आपकी एक्सट्रीमिटीज, पल्स नहीं आ रही है आपके एक्सट्रीमिटी में, सो दिस आर द एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स। एंड अगर ये सब साइन नहीं है बट आपने घर पे बीपी लिया, सो परसिस्टेंटली 2 दिन से आपका बीपी एलिवेटेड है, सो वो एन्यूरिज्म कभी भी रप्चर हो जाएगा। सो ये सारी चीजें अगर दिखती है so immediately you have to notify the PSCP, ऐसा हम पेशेंट को सिखाएंगे। What is this really important point? Yes, online students, online chest students, tightness, हाँ, big pitch या difficulty in breathing હોય તો PSCP ને inform કરવાનું. yes, जो भी पेशेंट को aortic aneurysm है, अगर उसको अचानक से लाइक चेस्ट पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, स्वेलोइंग डिफिकल्टी है, सो इमीडिएटली पेशेंट पीएचसीपी को इन्फॉर्म करना। फिर हमने देखा फार्मेकोलॉजिकल, एक ही है फार्मेकोलॉजिकल में, एंटी हाइपरटेंसिव, और कुछ नहीं होगा। सो एंटी हाइपरटेंसिव हमें देना है, उसको बोलना है कि हमने क्यों दिया एंटी हाइपरटेंसिव, राइट, वी जस्ट डोंट वांट टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर,
ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि जिससे एन्यूरिज्म रप्चर हो जाए। सो इसीलिए हमने एंटी हाइपरटेंसिव दिया है, कैसे लेना है, डोजेस, स्केड्यूल डोज, जो टाइम है उसी टाइम पर लेना होगा। सो वो सब हम उसको सिखाएंगे, उसके साइड इफेक्ट्स भी उसको सिखाने पड़ेंगे। देन लास्ट ऑप्शन है सर्जरी। सर्जरी अगर डिसेंडिंग है तो एब्डोमिनल अयोर्टिक एन्यूरिज्म रिसेक्शन होगा, या तो थोरेसिक अयोर्टिक एन्यूरिज्म रिसेक्शन होगा। एब्डोमिनल अयोर्टिक रिसेक्शन, ये नाम आप पढ़ो कहीं पे भी टेस्ट में, सो इतना समझना है कि दैट हमने जो जो डैमेज पोर्शन है एन्यूरिज्म वाला डायलेटेड, उसको रिसेक्ट कर दिया है, निकाल दिया है उतना टुकड़ा, एंड वहां पर एक आर्टिफिशियल ग्राफ्ट प्लेस कर दिया है। हम ग्राफ्ट भी रख सकते हैं, आर्टरी भी रख सकते हैं, बट आर्टरी क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज हमारी बॉडी में इतनी मोटी आर्टरी नहीं है, राइट? दिस आर द मेजर आर्टरीज, ओटा, एसवीसी, सुपीरियर इंफीरियर वीना केवा, ये सारी मेजर आर्टरीज है। सीएबीजी और उसमें हम हमारी बॉडीज में से निकाल कर करते थे, बट इसमें इतनी डायमीटर वाली नहीं मिलती, इसीलिए ग्राफ्ट सबसे कॉमनली यूज होता है। सो हम ग्राफ्ट प्लेस कर देंगे वहां पर। प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन, बिकॉज हम सर्जरी कर रहे हैं, पूरा एब्डोमिनल इंसिजन रख के हम सर्जरी करेंगे। सो प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन में वाइटल्स सबसे पहले लेना है, सो हम कंपैरिजन कर सके। सारा एजुकेशन पेशेंट को पहले से ही बोल देना है कि सर्जरी के बाद यहाँ पर एक बड़ा इंसिजन होगा, आपको पेन होगा, इंसेंटिव स्पायरोमीटर, कॉफिंग, डीप ब्रीथिंग कैसे करना है, ड्रेन भी शायद लगाई हुई होगी, आपके पास कैथेटर भी लगाया हुआ होगा, बहुत आईवी की ट्यूबिंग्स होगी। सो ऐसा सब हम पहले से ही कर देंगे। ये जो हम नॉर्मल प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखते हैं सब में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कोई मेडिकेशन है, लाइक सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक देना, देन बॉवल प्रिपरेशन, ब्लैडर प्रिपरेशन करना, ये सब कुछ प्री ऑपरेटिव में हम कर सकते हैं। सो जरूरी नहीं है कि ये 2 पॉइंट्स है तो ये 2 ही करना है, एग्जाम में रीड करना है। डोंट जस्ट मग इट अप कि ये 2 करना है। एग्जाम में क्वेश्चन रीड करो, ऑप्शंस रीड करो, कौन से प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस वैलिड है, जो प्रोसीजर क्वेश्चन के अंदर दिया है उसमें जो भी रिलेटेबल है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पोस्ट ऑपरेटिव फिर से वाइटल्स लेना होगा, पेरिफेरल पल्सेस सब चेक करनी है। फॉर एग्जांपल हमने एब्डोमिनल रिसेक्शन देखा है, सो हाथ की नहीं पैर की पेरिफेरल पल्सेस चेक करनी है। इट शुड इंप्रूव इन क्वालिटी, राइट? क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, सर्कुलेशन इंप्रूव होना चाहिए, सो वो सब हम चेक करेंगे। अगर नहीं इंप्रूव हो रहा है, अभी भी पल्स लाइक डिमिनिश्ड है, एक्सट्रीमिटीज एकदम कूल है, कोल्ड है, एंड वाइट, पेल या ब्लू साइनोस एक्सट्रीमिटी है, सीवियर पेन हो रहा है, सो इट इंडिकेट्स दैट ग्राफ्ट इज नॉट सक्सेसफुल, अच्छे से वो हुआ नहीं है, ऑक्लूजन हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है। हमने ग्राफ्ट इसीलिए रखा था कि वो नॉर्मल सर्कुलेशन कर सके, बट ये सब है, देन इट इंडिकेट समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक। पेशेंट का हेड एलिवेट कर सकते हैं बट नॉट मोर देन 45 तक ही करना है, क्यों नहीं ज्यादा कर सकते? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। To prevent flexion of the यस, अगर ग्राफ्ट है तो ऐसे करेंगे, सो ग्राफ्ट ऐसे बेंड हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा, सो शायद ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए नॉट मोर देन 45, लिमिटेड टू 45 डिग्रीज, नॉट मोर देन दैट। एनजी ट्यूब होगा पेशेंट के अंदर, इन लाइक गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए, कि एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज ना हो, सो एनजी ट्यूब होगी। जब तक बॉवेल साउंड रिटर्न नहीं हो जाते तब तक उसको लो सक्शन पर हम रखेंगे। बॉवेल साउंड आ जाता है, गैग रिफ्लेक्स रिटर्न हो जाता है, तब हम धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम सिप्स ऑफ वाटर, क्लियर लिक्विड, फुल लिक्विड, सेमी सॉलिड, और जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, और एल्स प्रिस्क्राइब बाय पीएचसी। सो ये सब भी पॉइंट्स आ जाएंगे। हाइपोवोलेमिया के लिए चेक करना है, अगर हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, बिकॉज अओर्टिक सर्जरी है, राइट? तो ब्लड लॉस होने के चांसेस है पेशेंट को। इसमें ऐसा भी पॉइंट हम लिख सकते हैं कि आपको आइडेंटिफाई हुआ है कि ब्लड लॉस ज्यादा हुआ, तो प्री ऑपरेटिव फेज में ही हम पेशेंट का जो आरएच ग्रुप क्रॉस वेरिफिकेशन करके, सैंपल क्रॉस मैच करके हम रेडी रख सकते हैं बैग, एंड फिर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अगर जरूरत पड़े तो हम उसको ट्रांसफ्यूज भी कर सकते हो। तो दिस पॉइंट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड। बट आपको क्वेश्चन रीड करना होगा कि पेशेंट का सिनेरियो क्या है। पेशेंट को ऐसे रिस्क है कि उसको ब्लीडिंग का है, या पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, तो फिर हम पोस्ट ऑपरेटिव में ये सब करेंगे, तो बट उसके लिए प्री ऑपरेटिवली हमें क्रॉस मैचिंग करके रखना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। ब्लड लॉस है तो हाइपोवोलेमिया के लिए चेक करेंगे, बिकॉज हाइपोवोलेमिया हो जाएगा तो किडनी फेल हो जाती है। हमें कैसे पता चलेगा कि किडनी फेल हो गई है? यूरिन आउटपुट विल बी less than ऑनलाइन 30.
less than 30 ml. So it should be always at least 30 or more than 30. 29 भी चलेगा नहीं. So 30 ml per hour से कम हो गया है. 30 ml नहीं, 30 ml per hour. हाँ. So उससे कम हो गया है. So this is a problematic. Then creatinine BUN से भी पता चल जाएगा. हाइपोवोलेमिया हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? IV फ्लूइड्स दे सकते हैं, राइट? सो दिस कैन बी ऑल्सो डन इन अ पोस्ट ऑपरेटिव फेज. हम वाइटल्स चेक करेंगे, हमें पता चलेगा, सो PHCP बोलेंगे. रेस्पिरेटरी स्टेटस मॉनिटर करेंगे, कॉम्प्लिकेशन हुई है कि नहीं. अगर पेशेंट को सिखाना है कि आप इंसेंटिव स्पायरोमेट्रिक डीप ब्रीथिंग करोगे तो एटिलेक्टेसिस, न्यूमोनिया, ये सारी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंटेबल है. इंसिजन साइट चेक करनी है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है एक्सेसिव. देन ड्रेनेज कैसा है, सीरो सेंग्विनियस, सेंग्विनियस, फ्लूरुलेंट, हेमरेजिक, कैसा ड्रेनेज है, वो सारा ड्रेनेज चेक करेंगे. पेन लेवल चेक करेंगे, पेन मेडिकेशन देंगे. पेशेंट को एम्बुलेशन करवाना है, जैसे ही ठीक हो जाता है एज अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन हम एम्बुलेशन करवाएंगे. जब डिस्चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज टीचिंग भी देना है कि पेन मैनेजमेंट कैसा करना है, क्या एक्टिविटी करनी है, वुंड की केयर कैसे करनी है, वो सब हम सिखाएंगे. पेशेंट को बोलना है हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है. कितना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, No more than 50 to 20. yes, not more than 15 to 20. So 15 याद रखोगे तो चलेगा. 15 पाउंड से ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना है फॉर 6 to 12 वीक्स. पुशिंग एक्टिविटीज, पुलिंग एक्टिविटीज, ट्रेनिंग एक्टिविटीज ऐसी कुछ नहीं करनी है. व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकता, सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ये सब कुछ अवॉइड करना है. दिस इज द इन्वेजिव प्रोसीजर. इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसमें हमें इंसिजन नहीं करना पड़ेगा. दैट सर्जरी इज एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म ग्राफ्टिंग. उसमें क्या होता है, सिर्फ एक कैथेटर यूज करके हम ग्राफ्ट को वहां पर प्लेस करते हैं. देयर इज नो एनी एब्डोमिनल इंसिजन. बट प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर सिमिलर होगी, वुंड केयर नहीं आएगी इसमें, राइट? सो कुछ कुछ पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी वो सिमिलर होगी. सो वी हैव टू थिंक. अगर क्वेश्चन में दिया है कि एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म है और फिर ऑप्शंस में दिया है उसमें वुंड केयर है, रीडा स्कोर चेक करना है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. इंसिजन तो किया ही नहीं है. सो वहां से ब्लीडिंग, ब्लड लॉस भी नहीं ज्यादा होगा, मिनिमल इन्वेजिव है. सो वो ध्यान में रखना है. बट बाकी प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव सिमिलर होगी. यस, हाँ. एलिवेशन, लिम्स स्ट्रेट रखने होंगे, हम फोल्ड नहीं कर सकते, तो वो वाली इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर जो कैथेटराइजेशन की थी वो. देन हमने देखा थोरेसिक एन्यूरिज्म रिपेयर, सेम प्रोसीजर है. थोरेसिक कैविटी में इंसिजन रखेंगे, सबस्टर्नल लाइक ओपन हार्ट सर्जरी जैसा. एंड हम एन्यूरिज्म जो डायलेटेड पोर्शन है वो निकाल कर वहां पर आर्टिफिशियल एक ग्राफ्ट रख देंगे. सेम प्रोसीजर. बट इसमें थोरेसिक है, सो पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी बाईपास पर रखना पड़ेगा, टोटल बाईपास पर रखना पड़ेगा. जैसे जैसे हम टूवर्ड्स डिसेंडिंग जाएंगे, कार्डियो पल्मोनरी बाईपास की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी. सो इन डिसेंडिंग पार्शियल पर रखेंगे, कंप्लीटली एब्डोमिनल है नीचे की तरफ तो फिर नहीं जरूरत पड़ेगी. बट अगर ऐसे डिसेंडिंग में है तो हमें जरूरत पड़ेगी. उसके पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन से कहते हैं वाइटल्स चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करेंगे, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, रीनल सिस्टम, वो सब हम चेक करेंगे. हेमरेज है कि नहीं वो चेक करेंगे. हेमरेज, पोस्ट ऑपरेटिवली हेमरेज है तो हमें हाइपोवोलेमिया के साइन से कब पता चल जाएगा, हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, टेकीपनिया, उससे पता चल जाएगा. चेस्ट ट्यूब, बिकॉज हमने ओपन हार्ट सर्जरी जैसा कंप्लीटली किया है, सो चेस्ट ट्यूब्स भी बहुत सारी होगी ड्रेनेज निकालने के लिए. सो अगर उसमें देखना है, नॉर्मली ब्लीडिंग 100 to 150 ml ही होना चाहिए. अगर उससे एक्सीड हो रहा है दैट इज नॉट गुड. ये पॉइंट हमने ओपन हार्ट सर्जरी CABG में देखा था, राइट? सो उसके पॉइंट्स यहाँ पर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन एक्सट्रीमिटीज में सेंसेशन कैसा है, न्यूरोवेस्क्यूलर स्टेटस मतलब नर्वस स्टेटस, सेंसेशन, मोटर स्टेटस एंड वेस्क्यूलर स्टेटस सब हम चेक करेंगे. देन रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करेंगे, पेशेंट को एनकरेज करेंगे जो हमने सिखाया है वो यूज करें तो कॉम्प्लिकेशंस ना हो. देन डिस्चार्ज करना है तो उसको भी इंस्ट्रक्शंस देके डिस्चार्ज करना है. हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, पुशिंग पुलिंग सब अवॉइड करना है, व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकता. सो ये सारी सेम इंटरवेंशन हो गई. फिर हमने देखा था एम्बोलेक्टोमी. व्हाट इज एम्बोलेक्टोमी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Removal of embolus. यस, फ्रॉम आर्टरी. आर्टरी में जो एम्बोलस है, फ्री फ्लोटिंग क्लॉट है, वो रिमूव कर रहे हैं. इट इज लार्जर इन साइज, सो वी हैव टू रिमूव इट.
एंटीकोएगुलेंट्स इतना जल्दी असर नहीं करेंगे। सो कैथेटर का यूज करके हम निकालते हैं, बट हमें पंचर बड़ा करना पड़ेगा टू रिमूव दैट क्लॉट, राइट। सो आफ्टर रिमूविंग हमें वो आर्टरी क्लोज करने के लिए ऊपर एक ग्राफ्ट लगाना पड़ता है, तभी आर्टरी क्लोज होगी, वरना वो ओपन ही रहेगी। सो एक पैच जैसा लगा देंगे हम। उसके प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे थे कि पहले वाइटल्स देना है, मेडिकेशंस के बारे में देखेंगे, एंटीकोएगुलेंट्स देंगे, थ्रोम्बोलाइटिस देंगे, सो वो क्लॉट लाइक ड्यूरिंग द प्रोसीजर प्रॉब्लम ना हो। देन पेशेंट के ऊपर बेड क्रेडल रखना पड़ता है, बिकॉज पेशेंट को पेन होता है। मैंने हमने डीवीटी में भी देखा था, अगर डीवीटी होता है तो पेशेंट के ऊपर बेड क्रेडल रखेंगे, बिकॉज इट इज सो पेनफुल। हम बेड को ऐसे बम्प और जैरिंग नहीं करेंगे, बिकॉज और ज्यादा फिर वो आगे जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक्सट्रीमिटी स्लाइटली डिपेंडेंट पोजीशन में रखना है, एलिवेट करोगे तो वो जल्दी जल्दी टुवर्ड्स द हार्ट चली चली जाएगी। सो डिपेंडेंट पोजीशन में रखना बेटर होगा। देन प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन, सब वो जो नॉर्मल जो प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन है वो तो करेंगे। सब सिखाना है कि आफ्टर सर्जरी क्या करना है, वो सब कुछ हम प्री ऑपरेटिव फेज में करेंगे। आफ्टर सर्जरी कार्डियक, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल, रीनल सारे स्टेटस मॉनिटर करने हैं, वाइटल्स मॉनिटर करने हैं। जो भी एक्सट्रीमिटीज पर हमने सर्जरी किया है, फॉर एग्जांपल फीमोरल है या ब्रेकियल, सो जो एक्सट्रीमिटी पर हमने सर्जरी किया है उसकी पेरिफेरल हम पल्स चेक करेंगे, वहां पर सर्कुलेशन कैसा है, सेंसेशन कैसा है, सब कुछ चेक करना है। कलर, पल्स, देन टेम्परेचर, सेंसेशन, सब कुछ हम चेक करेंगे। मोटर एक्टिविटी, सेंसेशन, सब कुछ हम चेक करना है। देन नई थ्रोम्बस, नई एम्बोलस तो नहीं डेवलप हुई बॉडी में, वो भी चेक करते रहना है। ऑक्सीजन देंगे, अगर जरूरत पड़े तो SpO2 चेक करते रहना है। कॉम्प्लिकेशंस के लिए चेक करना होगा, अगर अचानक से लाइक रीपरफ्यूजन अब स्टार्ट हो गया है, वी हैव रिमूव द क्लॉट, क्लॉट की वजह से वो ब्लॉक हो रहा था, अब हमने रिमूव कर दिया है, सो सडनली जो ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसकी वजह से आर्टरी में स्पाज्म हो सकता है एंड स्वेलिंग हो सकता है, सो वो हम चेक करेंगे। देन स्वोलन स्केलेटल मसल्स, एडिमा है कि नहीं चेक करना है। पैसिव मूवमेंट हम करवा रहे हैं, पैसिव मतलब हम करवाएंगे, एक्टिव मतलब पेशेंट फॉलो करेगा हमारे कमांड। सो पैसिव मूवमेंट पर पेन हो रहा है कि नहीं, कैपिलरी रिफिल अभी भी पुअर है, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन है कि नहीं, मसल टेंसनेस, पेन है कि नहीं, वो सब हम चेक करेंगे। देन बेड रेस्ट करवाना है स्टार्टिंग में, एंड धीरे धीरे फिर पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजिशन देंगे, एम्बुलेशन करवाएंगे, वो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। पेशेंट के ऊपर बेड क्रेडल रखेंगे, बिकॉज आफ्टर सर्जरी पेन होने के चांसेस है। जहां पर इंसिजन रखा है टू रिमूव दैट क्लॉट, वहां पर ब्लीडिंग है, ड्रेनेज चेक करेंगे, रीडा स्कोर चेक करेंगे, इन्फेक्शन के लिए हीमेटोमा, वो सब हम चेक करेंगे। पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट देंगे कि वापस से क्लॉट फॉर्मेशन ना हो जाए। देन लैब वैल्यूज, अगर एंटीकोएगुलेंट थेरापी दे रहे हैं तो लैब वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी। इफ वी आर गिविंग वारफेरिन तो क्या चेक करेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पीटी इफ वी आर एपीटीटी नहीं, वारफेरिन में एपीटीटी आता है। पीटी 40 एपीटीटी फॉर हिपेरिन, सो हिपेरिन दे रहे हैं तो एपीटीटी, वारफेरिन दे रहे हैं तो पीटीआईएनआर। देन साइन एंड सिम्टम्स, ओके, पेशेंट को भी सिखाना है कि आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स है, एडिमा है, तो उसको सिखाएंगे। पेशेंट को बोलना है लेग क्रॉस करके ना रखे, वरना वापस से मतलब ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो क्लॉट फॉर्मेशन के रिस्क बढ़ जाएंगे। सिटिंग पोजीशन, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करो कि ब्लड पुलिंग हो जाए फिर से क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए। देन जब बैठते हो चेयर में, सिटिंग पोजीशन में, तो लेग ऐसे एलिवेट करो, सामने कोई और चेयर या टेबल रखे उसके ऊपर लेग रखो, डेंगल पोजीशन में मत रखो। देन एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स पहनना कैसे है, रिमूव कैसे करना है, पहन के रखना है, वो सब चीजें हम सिखाएंगे पेशेंट को। पेशेंट को बोलना है डेली चलना है, एम्बुलेशन करना है। बड़े बड़े मतलब बेड रिडन पेशेंट को एम्बोलिज्म होने के, थ्रोम्बस फॉर्मेशन के रिस्क ज्यादा है, सो पेशेंट को बोलना है डेली एम्बुलेशन करना है। एंटीकोएगुलेंट थेरापी ले रहा है तो उसके भी हैजार्ड्स लाइक ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पेशेंट को भी सिखाने पड़ेंगे हमें। फिर हमने देखा था वेना केवा फिल्टर, व्हाट इज दिस? ओके, ऐसे इंफीरियर वेना पेशेंट, हाँ बोलो बोलो। इंफीरियर वेना के अम्ब्रेला लाइक फिल्टर इंसर्ट कर रहा हूँ, बोला ओके, नहीं ट्रैक कर से।
हाँ, ऐसे पेशेंट जिसको बार बार थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है, सो वो थ्रोम्बस बार बार एम्बोलस कन्वर्ट हो सकती है। सो व्हाट वी आर डूइंग, हमने एक अम्ब्रेला शेप का फिल्टर ही एसवीसी में रख दिया। सो वो अगर सर्कुलेशन में डेवलप भी हो रहा है तो वो हार्ट की तरफ ना जाए एंड आगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म या कोई भी वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन और कहीं पे भी ना जाए, वहां पर ही वो स्टक हो जाए। सो इसीलिए हमने फिल्टर रख दिया। सो वो क्लॉट को ट्रैप कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन चालू रहेगा, तो वैसा होता है वो ट्रैप। सो हमने कैथेटर इंसर्ट किया, मेजर जो वेन है, बड़ी वेन वहां से, लाइक एंजियोग्राफी में कैसे हम इंसर्ट करते हैं वैसे कैथेटर इंसर्ट करते हैं। कैथेटर के ऊपर फिल्टर होता है, फिर वहां पर जाके उसको इंफ्लेट करेंगे, सो वहां पर ही वो स्टक हो जाएगा, देन कैथेटर को हम निकाल देंगे। सो दिस इज हाउ अ फिल्टर कैन बी इंसर्टेड इनटू द मेन वेन। वेन में, आर्टरी में, जहां पर भी जरूरत है वहां पर हम फिल्टर ऐसे रख सकते हैं। उसके प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखिए, कि अगर पेशेंट एंटीकोएगुलेंट और वो सब ले रहा है तो वो बंद करनी होगी। क्यों? बिकॉज इसमें इंजरी हो जाएगी, वी आर इंसर्टिंग समथिंग, और इंजरी हो जाएगी तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगा। सो अगर एंटीकोएगुलेंट और वो सब ले रहा है, सो वो बंद करने के लिए पीएचसीबी को कंसल्ट करना है, कब से बंद करनी है, क्या करनी है। एंड पोस्ट ऑपरेटिव जो हमने एम्बोलेक्टोमी में देखा था वो ही क्या सिमिलर होगी। फिर हमने देखा था हाइपरटेंशन। ओके, नाउ tell me what is stage 2 hypertension, how can you identify this is a stage 2 hypertension? Online students, what is stage 2 hypertension? Online students, I'm asking something. What is stage 2 hypertension? above 140/90, yeah, at least 149. Sorry, repeat it. 140/90. Okay, so blood pressure at least 140/90. It could be more than 140/90, but at least 140/90 होगा, तब हम बोलेंगे कि पेशेंट इज हैविंग स्टेज 2 हाइपरटेंशन। एक ही बार ऐसा रीडिंग आया तो हम डायरेक्टली बोल देंगे पेशेंट को स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। आपके पास एक पेशेंट आया, आपने बीपी चेक किया, पेशेंट का बीपी 140/90, सो डायरेक्टली आप ऐसा बोल देंगे पेशेंट को स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। तो परसिस्टेंटली इतना ही रह रहा है पेशेंट को, तब हाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो ब्लड प्रेशर एलिवेट हो सकता है। सो उसके ऊपर से डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, राइट। कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली अगर बीपी इतना रह रहा है तब हम बोलेंगे कि पेशेंट को स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर? Less than ऑनलाइन 120. स्टूडेंट, less than 120/80. Okay, what is hypertension? No, no, what is stage 1 hypertension? Online students, what is stage? हाँ, Systolic बोलो। 139 and diastolic 80 to 89. Yes. So 130 to 139 and 80 to 89, that is stage 1 hypertension. What is hypertensive crisis? Greater or equal to 180/120 mm. It should be greater than 180 and 1/120. So 180 और 120 से ज्यादा है तब हम बोलेंगे hypertensive crisis है, that is an emergency situation. What is elevated blood pressure? Systolic 120 to 129 and diastolic less than 80 mm. Yes, so this is elevated. ये values याद रखनी है, ना याद रहे तो लिख लो, डेली एक बार ऐसे बोल दो तो आपको याद रह जाएगी। ओके, देन मेन गोल क्या है? वी वांट टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से जो मेजर ऑर्गन डैमेज हो रहा है वो ना हो। बिकॉज इन हाई ब्लड प्रेशर एक तो टिश्यू परफ्यूजन अच्छे से नहीं होगा और उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज हो जाता है। सो वी डोंट वांट दिस टू हैपन। सो हमारा मेन ट्रीटमेंट का गोल यही है। सो पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, मॉडिफाई करने पड़ेगी स्टार्टिंग में बीपी मैनेज करने के लिए।
फिर 1 से 3 महीने के लिए डॉक्टर फिर से देखेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो हुआ कंट्रोल में कि नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, देन क्लाइंट को मेडिकेशंस पर कर देंगे। हम डायरेक्टली सीधा फार्माकोलॉजिकल अप्रोच नहीं कर सकते। ऑलवेज इन एंक्लेक्स और कहीं पे भी हमें जो सीक्वेंस है वो फॉलो करनी होती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब डायरेक्टली किसी कॉज की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी हाइपरटेंशन। उसके रिस्क फैक्टर्स हमने देखे थे एजिंग की वजह से। ओके, एजिंग की वजह से क्यों होता है? लाइक स्किन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो एजिंग की वजह से क्यों हो रहा है? यू आर नॉट डूइंग द असाइनमेंट्स। डोंट थिंक दैट कि आप नहीं करके आओगे तो मैडम बता देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। If you want to learn, you have to identify or find out something. वेसल एजिंग की वेसल्स, श्रिंक थसे नो नॉट श्रिंकेज। एजिंग की वजह से वेसल श्रिंक नहीं होती। इलास्टिसिटी लॉस થાય છે यस, एजिंग होगी सो धीरे धीरे इस जो इलास्टिसिटी, हमारे जो ओल्डर पेशेंट होते हैं उसके अपने स्किन भी देखी होती है कैसी इलास्टिसिटी चली जाती है, वैसे जो मसल्स है वेसल्स है सबकी इलास्टिसिटी चली जाएगी, सेल्स इनइलास्टिक हो जाएंगे। जब तक वो यंग थे तब अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी होता है तो जो वेसल्स है वो स्ट्रेच होके इलास्टिक हो जाएगी, सो मेंटेनेंस रहेगा। बट अब इलास्टिसिटी चली गई है, सो प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेसल स्ट्रेच नहीं हो पाएगी, सो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज ज्यादा रहता है उनमें। सो दैट इज द रीजन एजिंग की वजह से डायरेक्टली हाइपरटेंशन हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में ही है तो भी होगा, ओबेस है पेशेंट तो भी होगा, स्मोकिंग कर रहा है, एक्सेसिव अल्कोहल एक्सेसिव कैफीन भी ले रहा है, स्ट्रेस में है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है दैट इज हाइपरलिपिडेमिया, एंड सॉल्ट इनटेक कैफीन इनटेक ज्यादा है। सो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन होगा। सेकेंडरी हाइपरटेंशन मींस, सो प्राइमरी में भी वो कॉज की वजह से ही हो रहा था ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन? The reason does not directly affect the or causes the hypertension, उसकी वजह से कुछ हो रहा है और सेकेंडरी इनडायरेक्टली वो हाइपरटेंशन क्रिएट कर रहा है। सो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कुछ डिसऑर्डर या कुछ अदर कंडीशन की वजह से पेशेंट को हो रहा है। उसमें भी ट्रीटमेंट डिपेंड करेगी कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, क्या है प्रॉब्लम। सो उसके रिस्क फैक्टर्स देखे थे कि पेशेंट को ऑलरेडी कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर हुआ है, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम था उसकी वजह से कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर हुआ, उसकी वजह से फिर हाइपरटेंशन होगा। रीनल डिसऑर्डर है कोई भी रीजन की वजह से, लाइक मेडिकेशन की वजह से, कुछ भी रीजन की वजह से उसको किडनी लाइक डैमेज हो गई, किडनी फेल हो गई, अब वो फेल हो गई है तो फिर उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा। सो इनडायरेक्टली हुआ है। एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर्स है, प्रेगनेंसी है, कुछ मेडिकेशंस ले रहा है पेशेंट लाइक एस्ट्रोजन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सो उसकी वजह से भी हो सकता है। असेसमेंट, इनिशियली जो हाइपरटेंशन है वो पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि उसका बीपी हाई है, एलिवेटेड में तो कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे स्टेज 1 2 की तरफ जाएगा और प्रोग्रेस होगा तब उसको साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे कि अब ज्यादा हो रहा है। बीपी जब हाइपरटेंशन होता है तब पेशेंट को हेडेक होता है, खास करके ऑसिपिटल जो लोब है वहां पर हेडेक ज्यादा होता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस चालू हो जाएंगे, डिजीनेस होगा, चेस्ट पेन फील होगा पेशेंट को, टीनिटस होगा, फ्लश्ड फेस हो जाएगा एंड एपिस्टेक्सिस हो सकता है। इंटरवेंशन हमारा क्या है मेन, सो इंटरवेंशन ऐसे ही याद रखनी है क्वेश्चन में भी आपके पास ऑप्शन हो और आपको ऐसा दिया गया है कि पेशेंट आपके पास आया, पहले उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की और कुछ, अभी आपने चेक किया कंटिन्यूअसली तब आपको पता चला डॉक्टर हैज डायग्नोस्ड दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। सो इंटरवेंशंस में क्या आएगा, डॉक्टर व्हाट विल डॉक्टर
सजेस्ट टू द पेशेंट? डॉक्टर मेडिसिन देंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, या डॉक्टर ऐसा बोलेंगे कि कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ घर पे मॉनिटरिंग करो? सो क्या होगा? सो उसमें से क्या ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आप? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके पास डॉक्टर के पास क्लिनिक, आपको पूरा सिनारियो ऐसा दिया है कि एक पेशेंट आया क्लिनिक में, डॉक्टर ने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया और 2-3 बार रीडिंग ऐसे चेक किए, देखा, सब कुछ चेक किया, पता चला कि पहले जब पेशेंट आता था, पास्ट हिस्ट्री देखा, तब पहले उसका ब्लड प्रेशर इतना एलिवेटेड नहीं रहता था, अब उसका ब्लड प्रेशर एलिवेट है। डॉक्टर ने कंफर्म किया दैट पेशेंट इज नाउ सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, ऐसा डॉक्टर ने बोला। सो द नर्स विल एंटिसिपेट विच इंटरवेंशंस और ट्रीटमेंट डन बाय द डॉक्टर। एंटिसिपेट मतलब अज्यूम करना कि डॉक्टर क्या करेंगे। सो ऑप्शंस में था कि मेडिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव देना, देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, एक है नथिंग टू डू, ओनली बीपी मॉनिटरिंग एट होम, ऐसा है, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो क्या आएगा? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सब सारे ऑप्शंस करेक्ट हो, बीपी मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बट पहले हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का फोकस करना है कि अब आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होगी, फिर पेशेंट को सिखाना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके घर पे बीपी तो लेना पड़ेगा, राइट? आफ्टर 1 to 3 months फिर से दिखाने आना है, अगर तब भी एलिवेटेड होगा देन डॉक्टर विल स्टार्ट द फार्माकोलॉजिकल। सो एंक्लेक्स में जब भी प्रायोरिटी के क्वेश्चंस आएंगे, चारों चार ऑप्शंस करेक्ट, you have to identify the most correct option, right? वो इनकरेक्ट नहीं होगा। सो ये आपको प्रैक्टिस करनी है when you are preparing for the exam. Okay, so पहले हमारा मेन गोल है कि हमें बीपी को कंट्रोल रखना है ताकि ऑर्गन डैमेज ना हो सके। पेशेंट को क्वेश्चंस करेंगे कि उसको क्या सिम्टम्स महसूस होता है हाइपरटेंशन रिलेटेड। देन बीपी लेना है, दोनों हाथ में लेंगे, पेशेंट को सुपाइन स्टैंडिंग सारी पोजीशन क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। पॉसिबिलिटीज है कि पेशेंट अगर चल के आएगा और आप इमीडिएटली बीपी लोगे तो पेशेंट का बीपी एलिवेटेड आएगा। सो पेशेंट को रेस्ट करवा के दोनों हाथ में सुपाइन स्टैंडिंग सब तरह से हम लेंगे, तभी हम रीडिंग लिखेंगे। देन कंपेयर करेंगे प्रायर डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने बोला कि पेशेंट पहले हॉस्पिटल आता था तब इतना बीपी नहीं था। सो कंपेरिजन करना है तो हमें पता चले कि हाँ अभी ये एलिवेट हो रहा है धीरे धीरे। फैमिली हिस्ट्री के लिए फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछोगे, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाना पीना कैसा है, वो सब हम पूछेंगे पेशेंट को। करंट मेडिकेशन कुछ चल रही है, कोई भी मेडिसिन लाइक इस्ट्रोजन हमने देखा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहा है जिसका लिंक है हाइपरटेंशन के साथ। वेट हम चेक करेंगे, उसकी डाइटरी पैटर्न कैसी है, घर पे खाना कैसा खाता है, सोडियम इंटेक कैसा है, वो सब हम पूछेंगे। देन विजुअल चेंजेस है कि नहीं वो सब पूछेंगे, कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस, डिस्टेंडेड नेक पेन्स, इंक्रीज्ड हार्ट रेट पर डिसरिथमिया ऐसा कुछ है कि नहीं वो सब चेक करेंगे। चेस्ट एक्सरे देखेंगे, हार्ट एनलार्जमेंट हुआ है कि नहीं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम असेसमेंट करेंगे, रीनल फंक्शन चेक करेंगे, डायग्नोस्टिक एंड लैब वैल्यूज का स्टडीज करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल का स्टडी हम कर सकते हैं कि कितना है, उससे हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। देन फर्स्ट हमें नॉन फार्मेको, हमने ये सब असेसमेंट किया, हिस्ट्री ले ली, सब ले लिया। अब ट्रीटमेंट में नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आएगा। सो लाइफस्टाइल में पेशेंट को बोलना है अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेस है, सो वेट रिडक्शन करना है, एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। देन आइडियल वेट मेंटेन करना है, सोडियम 2 ग्राम डेली का 2 ग्राम ही लेना है, नॉट मोर देन दैट। अल्कोहल अगर है तो वो लिमिट करना है, बंद करना है, कैफीन प्रोडक्ट्स लिमिट करने हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा पेशेंट को। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिलीव कैसे करना है वो सब हम सिखाएंगे। एंड अननेसेसरी मेडिकेशंस जो है जिसका लिंक है हाइपरटेंशन के साथ वो अवॉइड करनी है, जो नेसेसरी है वो तो लेनी पड़ेगी बट अननेसेसरी है तो वो अवॉइड करनी है। एंड लास्ट में फार्माकोलॉजिकल में एक ही ऑप्शन है, पेशेंट के एज, प्रेफरेंस, कुछ और कंडीशन, हाइपरटेंशन की सीवियरिटी के डिपेंडिंग डॉक्टर एंटी हाइपरटेंसिव्स देंगे। ओके, फिर हमने देखा था क्लाइंट एजुकेशन की, क्लाइंट को क्या सिखाओगे। सो पेशेंट को बोलना है कि ट्रीटमेंट जो भी है, पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बोला है तो उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, प्रॉपर मेंटेन करना है। मेडिसिन चल रही है तो वो भी प्रॉपरली जो टाइम पर बोला है वो ही टाइम पर वो ही डोज देना है, ना कम ना ज्यादा, ना टाइम भी चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो सब हम पेशेंट को सिखाएंगे। देन एक्सरसाइज धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है,
वेट लिफ्टिंग और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, उससे प्रॉब्लम हो सकता है, सो वो अवॉइड करना है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो वो एनकरेज करो कि आप एक्सप्रेस कर सको, उसको रिड्यूस कर सको, बहुत सारी मेथड्स है, आप उसका यूज कर सकते हो, पेशेंट को आप दिखा भी सकते हो कि इतनी मेथड्स है, आप ये यूज कर सकते हो टू रिड्यूस द स्ट्रेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, वो सारी टेक्निक्स हम सिखाएंगे। देन पेशेंट को, इन पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आना चाहिए, लाइक डायबिटीज वाले पेशेंट घर पे ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं तो उनको बीपी का भी सिखाना है, डिजिटल मॉनिटरिंग ही करेंगे बट सिखाना है, कैसे लेना है, कैसे बैठना है, कैसे पहनना है बेल्ट, सब कुछ सिखाएंगे। देन लाइफस्टाइल लाइफ लॉन्ग, हाँ बीपी की मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग होगी, ऐसा नहीं कि 2 महीने लिया फिर ठीक हो जाएगा, लाइफ टाइम तक के लिए लेनी पड़ेगी। देन डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस के बारे में हम सिखाएंगे, सोडियम कम करना है, फैट कम करना है, कोलेस्ट्रॉल और कैलोरी कम करना है, सो ये सब हम सिखाएंगे। पेशेंट को बोलना है कि जब आप शॉपिंग करने जाते हो लाइक ग्रोसरी के लिए, तो जो भी आप खरीदते हो उसमें चेक करना है सोडियम कितना है, सो लो सोडियम वाला, लो फैट और लो कैलोरी वाला ऐसा फूड खरीदना है। कैन फूड आप नहीं ले सकते, कैन फूड में सोडियम ज्यादा होता है। देन सारे फूड प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग के पीछे का रीड करना है, अगर उसमें सोडियम एंड एमजीएस, दैट इज मोनो सोडियम ग्लूटामेट, उसका दूसरा नाम है आजिनोमोटो, ऐसा कुछ लिखा है तो वो पढ़ के लेना है, प्रॉपरली ध्यान रखना है। बेकिंग, रोस्टिंग, बॉयल फूड्स लेना अच्छी बात है, उसमें सोडियम कम होगा, हाँ बट पेशेंट को बोलना है कि प्रिपरेशन वक्त एंड आफ्टर कुकिंग ऑफ फूड, तो टेबल पर पीछे से सॉल्ट ऐड नहीं करना है, प्रिपरेशन में भी ऐड नहीं करना है, ड्यूरिंग कुकिंग ही जो सॉल्ट ऐड करो वो ही कंज्यूम करना है, प्रिपरेशन में भी डालना नहीं है कि खाना बनाने के बाद ऐसे सर्विंग वक्त भी सॉल्ट ऐड नहीं करना है। ओके, देन फ्रेश फूड्स लेने हैं, कैन फूड्स वो तो हो गया। मेडिकेशन जो भी पेशेंट की चल रही है उसकी एक्शन सिखाओगे, कैसे वर्क करती है वो मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स क्या है, व्हाट इज द स्केड्यूल डोज फॉर दैट मेडिकेशन, वो सब सिखाओगे। पेशेंट को बोलना है कि अगर अनकंफर्टेबल साइड इफेक्ट्स होते हैं सो इमीडिएटली पीएससीपी को इन्फॉर्म करें, डायरेक्टली मेडिसिन बंद नहीं कर देनी है कि हाँ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं डायरेक्टली बंद कर दिया, ऐसा नहीं, पीएससीपी को पहले नोटिफाई करो, वो बोलेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेडिसिन चेंज करनी है, डोज चेंज करना है, वो सब वो डिसाइड करेंगे। एंड ओटीसी मेडिकेशन अवॉइड करनी है बिकॉज पेशेंट डज नॉट हैव एनी नॉलेज कौन से मेडिकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगी, सो कोई भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी नहीं लेनी है, एंड फॉलो अप क्या रेगुलरली रखनी पड़ेगी, सो ये सब हम पेशेंट को सिखाएंगे। फिर हमने देखा था हाइपरटेंसिव क्राइसिस, मतलब जब ब्लड प्रेशर मोर देन 180/20 120 हो जाता है, देन इट डैमेजेस द ऑर्गन, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दिस इज एन एक्यूट, हाइपरटेंसिव क्राइसिस इज एन एक्यूट कंडीशन, हाइपरटेंशन इज अ क्रोनिक, बट सडनली इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक एक्यूट क्राइसिस हो गया, that is an emergency situation, so hypertensive crisis is an acute condition, but hypertension जो भी हमने टाइप सीखे that is a chronic, so जैसे ये hypertensive crisis होता है इमीडिएटली हम IV एंटी हाइपरटेंसिव दे के पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो करेंगे, वरना हमने अभी कुछ नहीं किया तो ऑर्गन परमानेंटली डैमेज हो सकता है। सो साइन एंड सिम्टम्स में हमने देखा कि बीपी इतना ज्यादा एलिवेट हो जाएगा, हेडेक होगा, अब पेशेंट धीरे धीरे ड्राउजी होना स्टार्ट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ब्लड विजन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस सब इंपैक्ट हो जाएगा, मतलब किडनीज, आईज, ब्रेन सब डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, टेकिकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा, डिज्निया होगा, साइनोसिस एंड सीजर्स भी आ सकते हैं पेशेंट को। सो इंटरवेंशंस क्या करनी है, पेशेंट धीरे धीरे ड्राउजी हो रहा है तो एयरवे इज अवर प्रायोरिटी, जब भी पेशेंट कॉन्शियस नहीं है या कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो रही है तब हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाता है एयरवे, एयरवे इज अवर प्रायोरिटी, सो एयरवे पहले मेंटेन कर देना है। एंड अब ओरल एंटी हाइपरटेंसिव से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू इमीडिएटली गिव आईवी एंटी हाइपरटेंसिव, एंड हमें पता होना चाहिए कि डॉक्टर भी बोलेंगे, सो हम सब कुछ प्रिपेयर करके रखेंगे, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम दे भी नहीं सकते राइट, बट हम प्रिपेयर तो कर सकते हैं, जैसे ही डॉक्टर ऑर्डर दे सीधा हम पेशेंट के अंदर पुश कर देंगे। पेशेंट का कंटिन्यूअसली बीपी मॉनिटरिंग करना है, सो कार्डियक मॉनिटर पर रख के वो सेट कर देंगे कि एवरी 5 मिनट्स नया बीपी वो मॉनिटर ले, सो एवरी 5 मिनट्स हम बीपी मॉनिटरिंग करेंगे, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करना है, पेशेंट को बेड रेस्ट ही करवाना है और हेड ऑफ द बेड एलिवेट कर सकते हैं एट 45 डिग्रीज राइट। अगर हाइपोटेंशन हो गया, हमने एंटी हाइपरटेंसिव दिया, उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो गया राइट, सडनली बीपी ड्रॉप हो गया, देन हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है कि जिससे ब्रेन की तरफ परफ्यूजन हो। पेशेंट के रूम में क्रैश कार्ड, हम यहाँ पर क्रैश कार्ड बोलते हैं, हमें वहां पर इमरजेंसी रिसक्सिटेशन मेडिकेशन
और रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट्स, ट्रॉली पूरी रेडी करके रखनी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हम इमीडिएटली पेशेंट को बचा सके, इसीलिए आईवी थेरापी मॉनिटर करनी है, हमें ओवरलोड नहीं करना है, हमें सिर्फ मेंटेन करना है। सो प्रॉपरली मॉनिटर करनी है कि ज्यादा हाई फ्लो रेट पर ना जाए, बिकॉज व्हेनेवर द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, दोनों कंडीशन में ब्लड टिश्यू परफ्यूजन इम्पैक्ट हो जाता है। सो हमें वो मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड देना होगा, बट वी डोंट वांट कि उससे ओवरलोड हो जाए। फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करेंगे बिकॉज इसमें किडनी भी डैमेज हो सकती है, तो अगर फॉलिस होगा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे किडनी डैमेज हुई है कि नहीं। इनटेक आउटपुट, यूरिनरी आउटपुट चेक करेंगे, ओलिग यूरिया हो रहा है या एन्यूरिया हो रहा है, तो इमीडिएटली हमें पीएचसीपी को नोटिफाई करना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No. ओके, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूरिनरी रीनल सिस्टम, रीनल प्रॉब्लम्स, रीनल सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। Online students, please come back from break. Should we start now? Yes, ma'am. Okay, so let's start next chapter, that is renal. Before moving to the next topic, let's discuss the anatomy. So tell me the anatomy of kidney. First of all, tell me the anatomy of urinary system. Urinary system में कौन से organs आएंगे? Online students, anatomy of urinary system, tell me. It is here. चलो बोलो। यूरिनरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आएंगे? अगर ऐसा ही करना है तो मैं एनाटॉमी स्किप कर देती हूँ, डायरेक्टली स्टार्ट कर देती हूँ चैप्टर। Okay, let's start the chapter then. Okay, so let's start anatomy and physiology of urinary system. So kidney की anatomy start करते हैं. Each person has two kidney which are located behind the peritoneum. They are attached at the level of last thoracic and first three lumbar vertebra on the right and left side. सो किडनी की एनाटॉमी है, किडनी हर पर्सन में दो किडनीज होती है, दोनों एक एक साइड पे होती है। पेरिटोनियम जो पूरा कैविटी है, पेरिटोनियम के पीछे ही किडनी होती है। उसकी लोकेशन कहाँ पर है? सो हम जो हमारे वर्टिब्रा हम काउंट करते हैं, सो लास्ट थोरेसिक एंड फर्स्ट थ्री लंबर वर्टिब्रा जो एरिया है, वहां पर दोनों साइड फ्लैंक रीजन में किडनीज लोकेटेड होती है। किडनीज आर एनक्लोज्ड इन अ रीनल कैप्सूल। किडनीज के ऊपर एक कवरिंग होता है, दैट इज रीनल कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर वो कवर्ड होती है। The renal cortex is the outer layer of renal capsule which contains blood filtering mechanism, that is glomeruli. So renal के भी दो पार्ट्स है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर पिरामिड्स होंगे। सो पूरा जो कैप्सूल है, कवरिंग है, उसमें जो फर्स्ट आउटर लेयर है दैट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर जो ग्लोमेरुलाई है, नेफ्रॉन है, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एल्यूलाई दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, वैसे ही नेफ्रॉन है, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस पार्ट है वो कॉर्टेक्स में होगा, बाकी का पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मेड्यूला में होता है। The renal medulla is the inner region which contains renal pyramids and renal tubules.
रीनल पिरामिड है वो अंदर का रीजन है, रीनल पिरामिड में क्या होगा, मेड्यूला है वो अंदर का, कॉर्टेक्स के अंदर का रीजन, दैट विल बी रीनल मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर रीनल पिरामिड्स होंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स होंगे, माइनर कैलाइसिस वहां से फिर स्टार्ट हो जाएगा। बट इतनी जो ट्यूब्यूल्स है, रीनल ट्यूब्यूल्स मतलब किसकी बात हो रही है, नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स है उसकी बात हो रही है। सो पिरामिड एंड ट्यूब्यूल्स मेड्यूला में होंगे। Together, the renal cortex, pyramids, and medulla constitute the parenchyma. So सब कुछ हम मिला देंगे, renal cortex, then renal medulla, उसके अंदर जो pyramids है, सब कुछ मिला के जो हम स्ट्रक्चर बनता है उसको कंबाइंड हम बोलते हैं parenchyma. सो ऐसा कोई पूछे कि रीनल पैरेंकाइमा में क्या होगा, सो रीनल पैरेंकाइमा में रीनल कॉर्टेक्स होगा, रीनल मेड्यूला होगा, रीनल ट्यूब्यूल्स होगी, रीनल पिरामिड्स होंगे, सब कुछ एक पूरा पैरेंकाइमा होगा। Now let's study about the nephron. किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है that is nephron. Nephron is located within the parenchyma. So सब कुछ आ गया, ऊपर का पोर्शन कॉर्टेक्स में, बाकी का पोर्शन मेड्यूला में। सो पैरेंकाइमा बोल दिया मतलब सब आ गया। सो इट इज लोकेटेड इन द पैरेंकाइमा ऑफ किडनी। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन में क्या होता है, एक ग्लोमेरुलस होता है, बाकी सारी ट्यूब्यूल्स होती है। Selectively, it secretes and reabsorbs ions and filtrates, including fluid, waste, electrolytes, acids and bases. नेफ्रॉन का काम क्या है, सिक्रीट करना एंड रीएब्सॉर्ब करना, मतलब कितना रखना है बॉडी में, कैसे मैनेज करना है, वो सब नेफ्रॉन के अंदर होता है। रीएब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, सो सारे आयंस है, फिल्ट्रेट्स है, फ्लूइड्स है, वेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, एसिड बेस, कितना रखना है, कितना रीएब्सॉर्ब करना है, कितना जाने देना है, सिक्रीट करना है, वो नेफ्रॉन में होगा। दिस इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। वैसे ये नेफ्रॉन के बिना नहीं होगा फंक्शन। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या चीजें होगी, सो देयर विल बी अ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मतलब ये जो टफ्ट है आर्टरी का, पूरा गच्छा है, गुच्छा जो हम बोलते हैं, दैट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के ऊपर एक कवरिंग होता है, दिस इज द कवरिंग, दैट इज द बोमेन्स कैप्सूल। ये जो ऐसा शेप का बनता है ये है, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, इसको हम बोमेन्स कैप्सूल बोलेंगे। देन बोमेन्स कैप्सूल के बाद अब ये ट्यूब्यूल स्टार्ट होगी, जिसको हम प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, बिकॉज वो आगे है, दैट इज वाई प्रोक्सिमल। लास्ट में है, इसको हम बोलेंगे डीसीटी, दैट इज डिस्टल, पीछे है, सो डिस्टल कन्वोलेटेड। सो पीसीटी एंड डीसीटी के बीच में ये ऐसा लूप बन रहा है, ऐसा शेप बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो पोर्शन है यहाँ से, ये पूरा प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ तक पूरा थिक स्ट्रक्चर है। फिर बीच में एक थीन स्ट्रक्चर है और उसके बाद अगेन थिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है। सो ये आगे का थिक है, दैट इज पीसीटी, पीछे का थिक स्ट्रक्चर है, दैट इज डीसीटी, बीच का ये जो यू शेप पड़ रहा है, दैट इज लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली में भी दो पार्ट्स है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो नीचे जा रहा है उसको हम ऑलवेज बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, मतलब वो नीचे जा रहा है। ऊपर की तरफ जो जा रहा है, दैट इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। सो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ओके, फिर ये डीसीटी कहां पर एंड होता है, सो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, जहां पर अब फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन सब कुछ यहाँ तक ही होता है, डीसीटी तक ही होता है। इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो यूरिन बना है वो ही कलेक्ट होगा, वहां पर रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन ऐसा कुछ नहीं होता है। सो पूरा जो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बना, जितना वेस्ट रखना था उतना बॉडी ने रखा, बाकी का जो जो भी अब निकलना था, अब जो यूरिन बना है, अब वो डीसीटी में से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा, राइट। अब देखो कि जो ग्लोमेरुलस बना था वो किससे बना था, रीनल वेन। जो वेन है वो किडनी तक जाएगी, जिसके अंदर ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड है, और वो अंदर गया, फिर वहां पर ये जैसे ही ब्लड, ये पूरी टफ टफ ऐसे पूरा ऐसे गुच्छा है, सो जैसे ब्लड ऐसे पास होगा, सो उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब कुछ बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। एंड फिर जो अंदर एंटर हो रही है उसको हम एफेरेंट आर्टीरियोल बोलेंगे, जो एग्जिट हो रही है उसको हम बोलेंगे इफेरेंट आर्टीरियोल। फिर एग्जिट होके जैसे जैसे ये मूव करती है, और ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन जो करना है वो यहाँ से होता रहेगा। दिस इज रीनल आर्टरी, दिस इज रीनल वेन। रेड वाली आर्टरी है, ब्लू वाली वेन है। सो दिस इज हाउ द नेफ्रॉन वर्क्स। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये किडनीज है, राइट। सो ऊपर का जो बाहर का लेयर है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसको हम मेड्यूला बोलेंगे। सो नेफ्रॉन है, सो ग्लोमेरुलस यहाँ पर होगा, एंड पूरा नेफ्रॉन ऐसे कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर होगा।
तो ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स में होगा, बाकी का पूरा नेफ्रॉन मेड्यूला में होगा, पिरामिड में होगा। अंडरस्टूड ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस और नो? Yes. Okay. So let's study about the glomerulus now. So glomerulus, each nephron contains tuft of capillaries, जो गुच्छा है जिसको हम capillaries tuft बोलते हैं. So each nephron contains a tuft of capillaries which filter large plasma protein and blood cells. उसमें जो बड़े बड़े प्लाज्मा प्रोटीन्स है, कैपिलरीज जो है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज वो हाईली परमिएबल है, बट उसमें से ब्लड सेल्स नहीं जा सकते, वो बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड सेल्स नहीं जा सकते एंड लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं जा सकते। किडनी डैमेज हो जाएगी तब वो सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक होके बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगे और यूरिन में आ जाएंगे। सो प्रोटीन लीक होता है, राइट। एंड जब किडनी डैमेज होती है तो हीमेच्यूरिया भी होता है, सो उसकी वजह से ब्लड सेल्स भी आ रहे हैं अंदर, सो दैट इज नॉट गुड। सो आइडियली वो फिल्टर कर लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स को, वो जाने नहीं देंगे, उसको रोक लेंगे। Blood flows into the glomerular capillaries from the afferent arteriole and flows out of the glomerular capillaries through into the efferent. So afferent से glomerulus में आएगा and efferent से वो exit हो जाएगा। नेक्स्ट है बोमेन्स कैप्सूल, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज था उसके नीचे जो बाउल शेप का था, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। This is a thin double walled capsule that surrounds the glomerulus. डबल वो लेयर था, ऐसे डबल वॉल्ड कैप्सूल है जो पतली होती है बट वो ग्लोमेरुलस को कवर करती है। Fluid and particles from the blood such as electrolyte, glucose, amino acids and metabolic waste are filtered through the glomerular membrane into the fluid filled space in Bowman's capsule, that is Bowman's space, and then enter the PCT. So जो भी ग्लोमेरुलस था उसमें से जो भी वेस्ट निकला, लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, आरबीसी, ब्लड सेल्स, कोई भी ब्लड सेल्स, उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, सारे ब्लड सेल्स आ गए, और लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन वो नहीं आ सकता। उसके सिवा इलेक्ट्रोलाइट्स है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो सब कुछ निकल जाएगा ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में से और वहां पर आ जाएगा बोमेन्स कैप्सूल में। फिर बोमेन्स कैप्सूल में से धीरे धीरे वो पीसीटी में चला जाएगा आगे। अब पूरा जो ट्यूब्यूल आ गया, ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल के बाद पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली, कलेक्टिंग डक्ट, उसको पूरा हम ट्यूब्यूल बोलते हैं। सो द ट्यूब्यूल इंक्लूड्स पीसीटी, लूप ऑफ हेनली एंड डीसीटी। पूरी ट्यूब्यूल में ये तीन स्ट्रक्चर्स है। पीसीटी का काम क्या है? पीसीटी रिसीव्स द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट मतलब जो वेस्ट आया अभी उसकी बात है। So PCT received the filtrate from the glomerular capsule and reabsorbed water and electrolytes through active and passive transport. So PCT में क्या होगा? जो भी उसने वेस्ट प्रोडक्ट फिल्ट्रेट लिया है बोमेन्स कैप्सूल और वहां से जो भी पीसीटी में आया, उसमें से अब जो एक्स्ट्रा वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, जो बॉडी को चाहिए और अभी भी वो रीएब्सॉर्ब कर लेगा। यू कैन सी द स्ट्रक्चर कि पीसीटी के भी आसपास पूरा कैपिलरीज और वो सब अटैच है। सो अभी भी जितना पानी चाहिए, जो भी चाहिए, वो अभी भी रीएब्सॉर्ब हो जाएगा पीसीटी में। The descending loop of Henle passively reabsorb water from the filtrate. अब पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली आता है, सो उसमें क्या होगा? और ज्यादा वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, वेन्स में जो आर्टरीज कैपिलरीज है उसमें और ज्यादा वाटर रीएब्सॉर्ब होगा। देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनली passively reabsorb sodium and chloride from the filtrate and helps maintain osmolality, that is concentration. अब जैसे ही यूरिन जो फिल्ट्रेट पास हो रहा है अब वो जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, सो वहां से क्या बॉडी रीएब्सॉर्ब करेगी? सोडियम एंड क्लोराइड, कि जितना कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है। अगर सोडियम लीक हो गया तो फिर कॉन्सेंट्रेशन बॉडी का हाइपो लाइक कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, राइट। सो वो नहीं होने देना है। सो इसीलिए जितना भी रिक्वायरमेंट है सोडियम एंड क्लोराइड असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में से एब्सॉर्ब हो जाएगा। द डीसीटी एक्टिवली एंड पैसिवली रिमूव्स द सोडियम एंड वाटर। अब धीरे धीरे वो फिल्टर डीसीटी में गया। डीसीटी में क्या होगा? अब सोडियम नहीं चाहिए, इतना हमने एब्सॉर्ब कर लिया, इतना एक्स्ट्रा है, तो जितना भी एक्स्ट्रा है सोडियम, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सब रिमूव हो जाएगा वहां से। एंड द फिल्टर फ्लूइड इज कन्वर्टेड टू यूरिन इन ट्यूब्यूल्स। अब ये पूरा जो फिल्ट्रेशन हो गया अब वो ट्यूब्यूल्स में एंटर हो जाएगा एंड नाउ यहाँ से रीएब्सॉर्प्शन और उसका प्रोसेस बंद। डीसीटी दैट इज द लास्ट पोर्शन, दैट वहां पर सिक्रीशन रीएब्सॉर्प्शन जो भी होना है वो डीसीटी तक होता है। अब वो यूरिन बन गया है इन द ट्यूब्यूल्स, अब वहां से कुछ नहीं होगा, जो भी है अब वो निकल जाएगा। So then the urine moves to the pelvis of the kidney. अब tubules में से धीरे धीरे minor calyx, then major calyx, then renal pelvis, then ureter, bladder, urethra, वैसे करके पूरा यूरिन निकल जाएगा।
The urine flows from the pelvis of the kidney through the ureters and empties into the bladder. And फिर bladder के बाद through urethra body के बाहर. So ऐसे पूरा move करता है urine. ओके सो हमने ईच स्ट्रक्चर देख लिया, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, सब कुछ देख लिया. नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ किडनी. किडनी के फंक्शंस क्या क्या है. सो इट मेंटेन्स द एसिड बेस बैलेंस. हमारी बॉडी में किडनी एंड लंग्स दोनों एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. इट एक्सक्रीट्स द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म. हमारी बॉडी जो भी वर्क करती है सो मेटाबॉलिज्म होगा. मेटाबॉलिज्म के बाद जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है वो सबको बॉडी में से बाहर निकालने का काम किडनीज का है. इट कंट्रोल्स द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. हमारी किडनीज कितना फ्लूइड चाहिए, कितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, एक्स्ट्रा है तो निकालना है, पूरा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल में रखती है. अगर कोई पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा तो किडनी यूरिन नहीं बनाएगी, थोड़े से ही पानी में सब कुछ वेस्ट निकाल देगी. सो इट विल कलेक्ट. सो कंट्रोल बैलेंस को रखने में किडनीज हेल्प करती है. It excretes the bacterial toxins, water soluble medications and medications, मेटाबोलाइट्स. सो जब हमें कोई पेशेंट है, पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है, सो कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं हमारे ब्लड में. सो वो टॉक्सिन्स हमारे लिए अच्छे नहीं है. सो किडनीज का काम क्या है, वो टॉक्सिन्स को भी निकालना बाहर. वाटर सॉल्युबल जो भी हम मेडिकेशन लेते हैं सो उसका भी एक्सक्रीशन किडनी से ही होता है. मेटाबॉलिज्म लीवर करेगा, फिर जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट तो किडनी ही करेगी. सो वाटर सॉल्युबल मेडिकेशन को भी एक्सक्रीट करना, जो मेडिकेशन के मेटाबोलाइट्स निकलते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म सो उसको भी एक्सक्रीट करने का काम किडनी का है. इट सीक्रेट्स रेनिन टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर and erythropoietin to stimulate the bone marrow to produce the RBCs. किडनीज का काम क्या है, रेनिन सीक्रेट करना. रेनिन का काम क्या होगा, वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है. रेनिन इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ रेनिन विल इंक्रीज तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा. रेनिन का काम है बीपी को रेगुलेट करना, बट कैसे. रेनिन इंक्रीज होता है तो बीपी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है. इंक्रीज. इंक्रीज होगा, राइट. सो ऐसे अगर बीपी ड्रॉप हो जाता है तो रेनिन सिक्रेट करेगी, बीपी बढ़ाएगी. बीपी बढ़ गया तो रेनिन सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो बीपी रेगुलेट रहेगा. एंड इरिथ्रोपोइटिन भी किडनी सिक्रेट करती है. इरिथ्रोपोइटिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज. इरिथ्रोपोइटिन है तो वो बोन मैरो को स्टिमुलेशन मिलेगा आरबीसीज बनाने के लिए. इरिथ्रोपोइटिन ही नहीं होगा तो आरबीसीज प्रोडक्शन नहीं होगा अच्छे से. Kidneys also synthesize vitamin D for calcium absorption and regulation of parathyroid hormones. विटामिन डी का सिंथेसिस, हम सनलाइट में बैठते हैं तो स्किन में तो वो एब्जॉर्ब होगा, स्किन का काम है, बट किडनीज भी उसको सिंथेसाइज करती है कि विटामिन डी होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो पाएगा एंड पैराथायरॉयड हार्मोन से वो बैलेंस में रहेंगे, बिकॉज पैराथायरॉयड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को ही रेगुलेट करती है. सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ किडनी. नेक्स्ट लेट्स सी द यूरिन प्रोडक्शन. यूरिन प्रोडक्शन होता कैसे है उसका स्टडी करेंगे. एज द फ्लूइड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्यूल्स, water, electrolytes and solutes are reabsorbed and other solutes such as creatinine, hydrogen ions and potassium ions are secreted. अब यूरिन जैसे जैसे ट्यूब्यूल्स में फ्लो करता है, ट्यूब्यूल्स मतलब पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनरी, उसकी बात हो रही है. सो जैसे जैसे फ्लूइड पूरा उसमें फ्लो होता रहेगा, उसमें से वाटर, पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूट्स रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे बॉडी में. बॉडी को चाहिए वो, सो वो बॉडी ले लेगी. अदर सॉल्यूट्स है लाइक क्रिएटिनिन, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मसल्स. जब मसल एक्टिविटी होती है तब क्रिएटिनिन रिलीज होता है. सो क्रिएटिनिन है, हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम है, वो सब सीक्रेट हो जाएगा, बॉडी में से निकल जाएगा. वाटर एंड सॉल्यूट्स दैट आर नॉट रीएब्सॉर्ब बिकम्स यूरिन. सारा का सारा वाटर तो रीएब्सॉर्ब नहीं करती किडनी, राइट. सो जितना नहीं हो पाया है, जितना वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं किया है, जितने सॉल्यूट्स रीएब्सॉर्ब नहीं किए, इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्सॉर्ब नहीं हुए, वो सब अब यूरिन में ही बन जाएगा. जितना जरूरत है उतना ही लेती है किडनी, एक्स्ट्रा नहीं लेगी. The process of selective reabsorption determines the amount of water and solutes to be secreted. Yes, यूरिन प्रोडक्शन नेफ्रॉन में सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है. सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन मतलब जितना जरूरत है उतना ही. सोडियम फॉर एग्जांपल इतना सारा है, 10 मॉलिक्यूल्स है सोडियम के, बट बॉडी को 10 की रिक्वायर नहीं है, बॉडी को 3 ही चाहिए. सो ट्यूब्यूल सिर्फ 3 ही लेंगे, बाकी के जाने देंगे. सो वहां पर सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है. सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन से ऊपर से डिसाइड होगा कि कितना पानी बॉडी में रखना है, कितने सॉल्यूट्स, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स रखने हैं, कितने सीक्रेट करने हैं. सो वो वहां पर डिसाइड होगा.
नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर। होम्योस्टेसिस मतलब होम्योस्टेसिस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस, बैलेंस रखना। यस, बैलेंस मेंटेन करना। पानी बढ़ जाएगा बॉडी में, फ्लूइड वाटर बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम, कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम। सो उसको होम्योस्टेसिस में मेंटेन करने का काम किडनी करती है। कैसे होता है होम्योस्टेसिस, लेट्स स्टडी। एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, काम क्या करेगा एडीएच? वाटर रिटेन वाटर रिटेन करेगा। डायूरेसिस मतलब यूरिन करना, एंटी डायूरेसिस मतलब बॉडी में रिटेन करना। सो एडीएच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनीज। जितना बॉडी के अंदर एडीएच हार्मोन ज्यादा, उतना किडनीज को सिग्नल मिलेंगे कि पानी ज्यादा रीएब्जॉर्ब करो, पानी ज्यादा ले लेगी बॉडी। ADH is produced by hypothalamus and secreted from the posterior lobe of pituitary gland. Pituitary का anterior lobe, posterior lobe ADH secrete करती है, but वहां पर हुआ कैसे? हाइपोथैलेमस ने सिक्रेट किया, वो स्टोर किया पोस्टीरियर लोब ने, फिर पोस्टीरियर लोब में से सिक्रेट हो गया। सो वहां से वो एडीएच हार्मोन आया। Secretion of ADH is stimulated by dehydration or high sodium intake and by a decrease in blood volume. अब ऐसे ही लाइक वी आर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स, राइट? ऐसे ही तो एडीएच सिक्रेशन नहीं होगा। एडीएच का सिक्रेशन कब स्टिमुलेट होता है? जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है, तब बॉडी एडीएच हार्मोन सिक्रेट करेगी, जिससे किडनीज को सिग्नल मिलेंगे कि पानी बचाना है, पानी को रिटेन करना है। सो जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है, हाई सोडियम इंटेक हो जाता है। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम कुछ बाहर का खाना खाते हैं या ऐसा कुछ फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल चाइनीज, जिसमें एमएसजी होता है, दिस इज हाई इन सोडियम। सो हमें वो खाने के बाद प्यास बहुत ज्यादा लगती है। व्हाई? बिकॉज उसमें सोडियम बहुत ज्यादा था। सो हमारी बॉडी में सोडियम बढ़ गया, सो हाइपरनेट्रेमिया हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी पानी ज्यादा मांगेगी हमसे। सो सोडियम इंटेक के बाद हमें थर्स्ट फील होता है, थर्स्टी फील होता है, सो हम पानी देके उसको डाइल्यूट कर दे। सो जब पेशेंट का हाई सोडियम इंटेक हो जाता है, तब भी एडीएच हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होगा, पानी भी पिएंगे हम और पानी को रिटेन भी करके बैलेंस करेंगे। एंड जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, हाइपोवोलेमिया हो जाता है, तब भी एडीएच हार्मोन सीक्रेट होगा और पानी को रिटेन करके रखेगा। ADH makes the distal convoluted tubules and collecting duct permeable to water. ADH ADH डायरेक्टली कैसे पानी को रीअब्सॉर्ब करने में मदद करता है? तो ADH की वजह से जो DCT है और जो कलेक्टिंग डक्ट है, वो एकदम वाटर के परमिएबल हो जाएगी। मतलब जो भी पानी वहां पर जाएगा, मेजोरिटी ऑफ वाटर पूरा रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। सो बहुत ही परमिएबल हो जाएगा वो। वाटर इज ड्रोन आउट ऑफ द ट्यूब्यूल्स बाय ऑस्मोसिस एंड रिटर्न टू ब्लड। सो जैसे ही वो पूरा फिल्ट्रेशन, यूरिन जैसे ही पास होगा, पानी सारा निकल कर ब्लड में आ जाएगा। एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिमेन इन द ट्यूब्यूल टू बी एक्सक्रीटेड। अब पानी निकल जाएगा, सो यूरिन एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होगा। सो ट्यूब्यूल्स, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, उसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ही बचेगा, जो बॉडी में से निकल जाएगा। When ADH is lacking, the client develops DI. अगर एडीएच ही हार्मोन ही नहीं है, तो फिर पेशेंट को क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस। क्या होता है इसमें? एंडोक्राइन। व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस? excessive urine secretion. एडीएच हार्मोन का काम है फ्लूइड रिटेन करना। पेशेंट की बॉडी में एडीएच है ही नहीं या कम है, तो फिर बॉडी में फ्लूइड रिटेन ही नहीं होगा, excessive urine production होगा, that is diabetes insipidus. Client with DI produce large amount of dilute urine. जिसको भी DI है, वो बहुत सारा यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, और वो भी डाइल्यूट, बिकॉज सारा पानी ही निकल रहा है बॉडी में से। सो एकदम डाइल्यूट लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन करेंगे। ट्रीटमेंट इज नेसेसरी बिकॉज द क्लाइंट कैन नॉट ड्रिंक सफिशिएंट वाटर टू सर्वाइव। और डीआई की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, वरना पानी कितना भी पी ले पेशेंट, सारा निकल ही जाएगा बॉडी में से। सो पेशेंट सफिशिएंट पानी ले ही नहीं पाएगा फॉर द सर्वाइवल। जितना भी पी रहा है, 1 लीटर 2 लीटर, वो यूरिन डाइल्यूटेड होके निकल ही जा रहा है। सो उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। सो दिस इज हाउ अवर बॉडी मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस ऑफ सोडियम। सोडियम का होम्योस्टेसिस कैसे हमारी किडनीज मेंटेन करती है? सोडियम बढ़ ना जाए, कम ना हो जाए, बैलेंस में रखने का काम किडनीज करती है। तो कैसे? व्हेन द अमाउंट ऑफ सोडियम इंक्रीजेस, एक्स्ट्रा वाटर इज रिटेन्ड टू प्रिजर्व द ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो, हमने खाना खाने की वजह से या पानी कम पिया है,
कुछ भी सिचुएशन हुई है बट हमारे ब्लड के अंदर सोडियम बढ़ गया, किडनी क्या करेगी, पानी ज्यादा रिटेन करके रखेगी, सो पानी की वजह से सोडियम डाइल्यूट हो जाएगा, सो कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस में आ जाएगा। An increase in sodium in water produces an increase in blood volume and BP. अगर सोडियम हमने ज्यादा लिया, किडनी ने सोडियम एंड वाटर आर बेस्ट फ्रेंड, जहां जहां सोडियम वहां वहां पानी। सो जस्ट इमेजिन कि पेशेंट ने सोडियम इंटेक ज्यादा कर लिया था, तो किडनी स्मार्ट थी, सोडियम को बैलेंस करने के लिए पानी ज्यादा रिटेन कर लिया, तो सोडियम डाइल्यूट हो गया। बट बॉडी के अंदर तो सोडियम भी बढ़ गया, लाइक पानी भी बढ़ गया, सो फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो गया, सो उसकी वजह से वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया एंड अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो जब भी पेशेंट को हाइपोवोलेमिया होता है, किडनी ऐसे फंक्शन करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। When the BP increases, the glomerular filtration increases and extra water and sodium are lost. अब सोचो कि पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो गया है, नॉर्मल करना दैट इज ओके, बट अब बीपी इंक्रीज हो गया है, तो क्या करेगी किडनी, जहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वहां से सोडियम भी निकल जाएगा, सोडियम के साथ साथ एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाएगा, सो अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ सोडियम की मदद से बीपी भी रेगुलेट होता है। Reabsorption of sodium in DCT is controlled by renin-angiotensin aldosterone system, that is RAS. जो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, कितना बॉडी में ब्लड में वापस चाहिए, कितना नहीं चाहिए, सो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन जो डीसीटी में होता है वो किससे कंट्रोल होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरोन सिस्टम, दैट इज द रास सिस्टम। रास सिस्टम से वो कंट्रोल होता है। नाउ व्हाट इज रास सिस्टम, लेट मी शो यू फर्स्ट, फिर हम फिफ्थ पॉइंट से फिर से देखेंगे। रास सिस्टम में आपको समझाती हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फोकस, रास सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रास सिस्टम आपको पता चलेगी तब आपको अंडरस्टैंड होगा कि बीपी कैसे मैनेज हो रहा है। अगर रास सिस्टम पता नहीं चली तो आपको ये मैकेनिज्म पता नहीं चलेगा। नो डाउट एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला आपको रास सिस्टम, बट फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग रास सिस्टम समझना इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। ओके, सो RAS सिस्टम क्या है, इट इज रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरोन सिस्टम, द फुल नेम ऑफ RAS। ओके, अब उसमें होगा क्या, जस्ट इमेजिन कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो गया है। रेनिन का सिक्रीशन कब होता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। देन सोडियम कम हो गया है, मैक्यूला डेंसा, मतलब किडनीज को सोडियम नहीं मिल रहा है, सो किडनी को क्या लगेगा कि ब्लड के अंदर सोडियम नहीं है, सोडियम कम हो गया है, एंड सिंपैथेटिक टोन हमारा बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तब। सो ये सारी चीजों की वजह से रेनिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। हमने फंक्शंस ऑफ किडनी में देखा था, रेनिन का सिक्रीशन कौन करेगा, रेनिन इज सिक्रीटेड बाय, रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन आर सिक्रीटेड बाय, देखो फंक्शंस ऑफ किडनी में कहां से कौन सिक्रीट करता है रेनिन, ऑनलाइन स्टूडेंट किडनीज। सो जब ये पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो गया, पेशेंट को हाइपोवोलेमिया हुआ, कुछ भी हुआ, सो किडनीज क्या करेगी, रेनिन को सिक्रीट करेगी। रेनिन इज सिक्रीटेड बाय द किडनी। रेनिन का काम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम है, उसको कन्वर्ट करना एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करना है एंजियोटेंसिन 1 में, बट वो कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं होगा, वो कन्वर्ट करने के लिए रेनिन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो रेनिन कहां से आया, वो किडनी ने सिक्रेट किया। नाउ ये जो एंजाइम है वो कहां से आया, वो एंजाइम लीवर प्रोड्यूस करता है, एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम है, वो लीवर प्रोड्यूस करता है, बट वो अभी किसी काम का नहीं है, जब तक वो आगे कन्वर्ट नहीं होगा वो एंजाइम किसी काम का नहीं है। सो वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करने के लिए रेनिन रिक्वायरमेंट है, विदाउट रेनिन ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट नहीं होगा। सो लीवर ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम सिक्रेट किया, किडनीज ने रेनिन सिक्रेट किया। सो अब रेनिन की मदद से एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब ये भी डायरेक्टली कोई काम का नहीं है, डायरेक्टली ये कुछ नहीं कर सकता, इसको भी एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो 2 में कन्वर्ट कैसे होगा, सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE एक एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करेगा। और ये एंजाइम कहां से सिक्रीट होता है, लंग्स में से एंड किडनी में से, दोनों में से सिक्रीट होता है ACE। सो हमने देखा था ना,
एंटी हाइपरटेंसिव में ACE इनहिबिटर्स, तो ये एंजाइम ही नहीं होगा तो ये कन्वर्जन ही नहीं होगा तो बीपी बढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज रेनिन का काम क्या है, बीपी को इंक्रीज करना। सो लंग्स में से जैसे ब्लड ऐसे फ्लो होता है, लंग्स में पहुंचता है, किडनीज में, तो वो दोनों ACE एक एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो रिलीज करेगी। विदाउट दिस एंजाइम 1 में से 2 कन्वर्जन नहीं होगा। सो जैसे ही ACE रिलीज होगा 1 में से 2 में कन्वर्जन हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, एंजियोटेंसिन 2 है वो वेजोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब इसकी मदद से बीपी बढ़ता है। देयर आर वेरियस वेज कि जो बीपी बढ़ाता है। सो एंजियोटेंसिन 2 के इतने सारे फंक्शंस है, 1 2 3 4 5 एंड 6 फंक्शंस है। कौन से 6 क्या करेगा? तो पहला फंक्शन है, अगर वो किडनी पर अफेक्ट कर रहा है, एंजियोटेंसिन 2 है वो किडनीज के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, तो वो किडनी से क्या करवाएगा? It constricts the glomerular efferent arteriole and increases the sodium and hydrogen ion exchanger activity। वो क्या करेगा? जो ग्लोमेरुलर की एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टेरियोल थी, जो ग्लोमेरुलस में निकलती थी, राइट? सो ग्लोमेरुलर एफेरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, और कंस्ट्रिक्शन के बाद क्या होगा? उसमें सोडियम का एक्सचेंज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ज्यादा सोडियम वो ब्लड में आएगा, जितना सोडियम ज्यादा आएगा उतना पानी भी ज्यादा आएगा, सो अल्टीमेटली बीपी बढ़ेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑन किड्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर वो क्या इफेक्ट करता है? ADH का सिक्रीशन बढ़ाता है। ADH का काम क्या है? वाटर को रिटेन करना, राइट? सो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो ये काम उसका है। दूसरा काम क्या है? बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है, उसको कम करना। बैरो रिसेप्टर हमने कहाँ देखा था? हाँ, तो क्या था बैरो रिसेप्टर का काम? चलो, कैसे? कोई नहीं, वहां पर होता है, बोलो आगे। हाँ, तो ते आतविषय ओके। बैरो रिसेप्टर बीपी इंक्रीज होता है तो एक्टिवेट होता है कि डिक्रीज होता है तो एक्टिवेट होता है? ये कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने बोला था कि याद रखो, आगे काम लगेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जब बीपी इंक्रीज हो जाता है, सो ड्यू टू दैट स्ट्रेचिंग बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो बीपी ड्रॉप करने में हेल्प करेंगे। बट अभी तो हमें बीपी बढ़ाना है। अगर बीपी बढ़ा है तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, फिर से वो बढ़ने नहीं देंगे। सो ये एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया? बैरो रिसेप्टर की एक्टिविटी को ही रिड्यूस कर दिया। सो कितना भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो, बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, सो वो ब्लड प्रेशर को कम नहीं होने देगा, राइट? वो बढ़ेगा ही। बैरो रिसेप्टर है तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, बैरो रिसेप्टर की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा ही नहीं। वी वांट टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, तो ये काम किया एंजियोटेंसिन। स्मूथ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, जो मतलब हमारी वेसल्स है, उस पर क्या इफेक्ट करता है? हाइपरटेंशन क्रिएट करता है, मतलब वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। सो उसकी वजह से प्रेशर से फ्लो होगा ब्लड, सो हाइपरटेंशन करेगा। हाइपोथैलेमस पर उसकी क्या इफेक्ट है? इट स्टिमुलेट्स द थर्स्ट, हमें थर्स्ट फील करवाएगा, सो हम ज्यादा पानी पिएंगे, सो अल्टीमेटली वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स पर क्या असर होती है? उसकी वजह से अल्डोस्टेरोन सिक्रीशन करवाता है। अल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, उसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंडोक्राइन? water, sodium retention. सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। सो ये दोनों रिटेंशन की वजह से बीपी इंक्रीज हो जाएगा, एंड वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा के वो बीपी अल्टीमेटली इंक्रीज करता है। सो एंजियोटेंसिन 2 के इतने सारे फंक्शंस है, ये सारे फंक्शंस मिला के वो अल्टीमेटली बीपी को बढ़ाएगा। जैसे ही बीपी बढ़ जाएगा, लाइक कम हो गया था, अब जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सो रेनिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सो एंजियोटेंसिनोजन है बट रेनिन ही नहीं है, तो आगे का पूरा बंद हो गया, सो अब बीपी नॉर्मल हो गया। अंडरस्टूड द RAS सिस्टम? Yes. Yes, everyone? I will ask you tomorrow. You have to explain me the RAS system. So study it properly. अगर YouTube पर वीडियोस देखने हैं तो भी आपको मिल जाएंगे, बट ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको फार्माकोलॉजी भी समझ में आएगा, आगे भी समझ में आएगा। एग्जाम में नहीं पूछने वाले, बट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।
ओके, सो दिस इज द रास सिस्टम, दिस इज हाउ सोडियम, हमने देखा रास सिस्टम में सोडियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितना ज्यादा सोडियम उतना ज्यादा पानी एंड ब्लड प्रेशर ज्यादा. सो रेनिन एन एंजाइम इज रिलीज फ्रॉम द नेफ्रॉन. Renin, an enzyme, is released from the nephron when the BP or fluid concentration in the distal convoluted tubule is low. So जब BP कम होता है, फ्लूइड कम होता है, तब रेनिन नेफ्रॉन में से सीक्रेट होगा, किडनीज में से सीक्रेट होगा. रेनिन का काम क्या है? इट कैटेलाइज द स्प्लिटिंग ऑफ एंजियोटेंसिन 1 फ्रॉम एंजियोटेंसिनोजन. सो रेनिन का काम क्या है? एंजियोटेंसिन 1 बनाना. कहां से बनाया? फ्रॉम एंजियोटेंसिनोजन. Angiotensin 1 converts to angiotensin 2 as the blood flows through the lungs, because ACE एंजाइम के बगैर होगा नहीं, और लंग्स और किडनी दोनों ही ACE सीक्रेट करते हैं. सो जैसे जैसे ब्लड लंग्स की तरफ पहुंचेगा वहां से ACE सीक्रेट होगा और वो 1 में से अब 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. एंजियोटेंसिन 2 एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है. इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, इसीलिए उसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. विदाउट एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन भी नहीं होगा और दूसरे जो सारे 5 फंक्शन थे वो भी नहीं होगा. सो एंजियोटेंसिन 2 एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है और उसकी वजह से एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन भी होता है. एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स द डीसीटी टू रीअब्सॉर्ब द सोडियम एंड सीक्रेट द पोटेशियम. हमने देखा था एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, पोटेशियम एक्सक्रीशन. सो वो डीसीटी को स्टिमुलेट करेगा कि सोडियम रीअब्सॉर्ब करे, पोटेशियम को एक्सक्रीट करे. The additional sodium increases the water resorption and increases the blood volume and BP, returning the BP to normal. The stimulus of the secretion of renin then is removed. So जितना सोडियम ज्यादा उतना पानी भी ज्यादा आएगा. सोडियम एंड वाटर आर बेस्ट फ्रेंड. सो हमने सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, सो पानी भी बढ़ जाएगा एंड अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. जैसे ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, मतलब इंक्रीज होकर नॉर्मल हो गया, वैसे ही रेनिन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा. सो पूरी रास सिस्टम शट डाउन. Understood? Online students? Yes, sir. Okay. So this is all about homeostasis of sodium. Next है homeostasis of potassium. पोटेशियम का बैलेंस कैसे होता है? सो जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन द सीरम पोटेशियम लेवल इन द ब्लड, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन. और एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? पोटेशियम को एक्सक्रीट करना. सो जैसे ही पोटेशियम बढ़ जाएगा हमारे ब्लड में, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो पोटेशियम को निकाल देगा. Aldosterone stimulates the DCT to secrete the potassium. This action returns the serum potassium concentrates to normal. So एक बार एल्डोस्टेरोन सीक्रेट हुआ तो उसने डीसीटी को ऑर्डर दिया कि पोटेशियम निकालो ब्लड में से. पोटेशियम अब निकल के नॉर्मल हो गया तो फिर ये सिक्रेशन बंद हो जाएगा. सो दिस इज हाउ पोटेशियम इज बैलेंस्ड. होम्योस्टेसिस ऑफ एसिडिटी, पीएच. हमने देखा कि किडनी का काम है एसिड बेस को भी बैलेंस करना. सो पीएच का बैलेंस कैसे होता है किडनीज में, वो देखते हैं. ब्लड पीएच इज कंट्रोल्ड बाय मेंटेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ बफर सिस्टम. ओके, न्यू स्टूडेंट्स कितने लोग हैं जिसने एसिड बेस चैप्टर स्टडी नहीं किया है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स देयर आर 10 स्टूडेंट्स. 10 में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिसने एसिड बेस चैप्टर नहीं स्टडी किया है? इज देयर एनीवन? ओके, आगे का इंट्रोडक्शन हो गया है. ओके ओके, सो जिसने वो स्टडी किया है उसको ये अंडरस्टैंड होगा बफर सिस्टम क्या है, वो आपको पता होगा. सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेस, एसिड, वो सब आपको पता है. ओके, सो जो ब्लड का पीएच है वो कंट्रोल होता है हमारे बफर सिस्टम के अकॉर्डिंग, राइट? So carbonic acid and sodium bicarbonate forms the most important buffer for neutralizing the acid in the plasma. Carbonic acid, though it is acid, वो बहुत ही mild acid होता है. So carbonic acid, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज HCO3, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये दोनों फॉर्म से बहुत इंपॉर्टेंट बफर है जो हमारे एसिड को बैलेंस में रखते हैं. ना ज्यादा एसिडिक करना है ना ज्यादा बेसिक करना है. अगर सोडियम बाइकार्बोनेट बच जाएगा तो बेसिक हो जाएगा, एसिडिक हो गया तो भी प्रॉब्लम. सो वो दोनों मिलकर बैलेंस में रखते हैं. The concentration of carbonic acid is controlled by the respiratory system. कार्बोनिक एसिड कितना बॉडी में रखना है, कितना बाहर निकालना है, वो कौन कंट्रोल करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. कार्बोनिक एसिड मतलब ऐसा है HCO3. Okay, that is bicarb and
कार्बोनिक एसिड CO2 था प्लस H2O था, सो कार्बोनिक एसिड होगा H2CO3, ओके, दिस इज कार्बोनिक एसिड। H2CO3 वो कार्बोनिक एसिड है। सो हमारी बॉडी में जब कार्बोनिक एसिड बढ़ जाता है, H2CO3 का लेवल बढ़ जाता है, सो वो लंग्स में जाके स्प्लिट हो जाएगा। सो लंग्स में जाके वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस H2O में। देखा, सो CO2 लंग्स में से निकल जाएगा, CO2 के साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी निकलते हैं, सो 10 कार्बोनिक एसिड कम हो गया। सो कार्बोनिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लंग्स कंट्रोल करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल करती है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज कंट्रोल्ड बाय द किडनी। HCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो कौन कंट्रोल करेगा? किडनीज कंट्रोल करेगी। नॉर्मल आर्टीरियल पीएच, नॉर्मल ब्लड के पीएच कितनी है? 7.35 to 7.45, maintained by keeping the ratio of the concentration of sodium bicarbonate to carbon dioxide constant at 20:1। हमने देखा कि कार्बोनिक एसिड में से CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उतना एसिड ज्यादा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम उतना एसिड कम। सो हमारी बॉडी में ये पीएच मेंटेन करने के लिए कितना रेशियो लगता है? 20 बाइकार्ब के आयन और सामने एक CO2 का आयन, इतना आयन होगा तब नॉर्मल पीएच होगी। सो ये बैलेंस में रखना पड़ता है। हमारी बॉडी, लंग्स एंड किडनीज मिलकर 20 बाइकार्ब के आयन एंड 1 CO2 का आयन ऐसे बैलेंस रखती है। अगर देखा कि CO2 के आयन्स 3 है तो सामने बाइकार्ब 60 होना चाहिए, राइट? सो ये बैलेंस मेंटेन रखना है। अगर बाइकार्ब बड़ा है तो सामने CO2 भी बढ़ाना होगा, CO2 बढ़ रहा है तो सामने बाइकार्ब भी बढ़ना चाहिए, बट दोनों में 20:1 का बैलेंस रखना है। Strong acids are neutralized by sodium bicarbonate to produce carbonic acid and sodium salts of strong acid. This process quickly restores the ratio and thus the blood pH. Okay, now this अब केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H प्लस आयन, जितना पॉजिटिव आयन ज्यादा उतना एसिड। सो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कैसे करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से न्यूट्रलाइज होगा। सो H प्लस आयन इज एसिड, H प्लस आयन इज एसिड, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड हो गया HCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। लुक एट दिस, राइट? तो उसमें से अब बना क्या? इट विल प्रोड्यूस द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3, अब ये बन गया कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम के सॉल्ट्स बन जाएंगे। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट है तो NaHCO3 वाला होगा, राइट? सो सोडियम भी बचा है तो वो सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम किसी के भी साथ अटैच होके सॉल्ट बना देगा। तो दिस इज हाउ ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड था हमने उसको वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब वीक एसिड लंग्स में जाकर H2O and CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये स्ट्रॉन्ग एसिड बॉडी में से निकल गया। अंडरस्टूड ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड बाइकार्ब के साथ रिएक्ट होगा, सो उसमें से वीक एसिड बनेगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड, एंड कुछ सॉल्ट्स बन जाएंगे। सॉल्ट भी हार्मफुल नहीं है, कार्बोनिक एसिड भी हार्मफुल नहीं है, बट वो कार्बोनिक एसिड भी निकालना तो पड़ेगा बॉडी में। सो अब वो कार्बोनिक एसिड लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाके वो H2 एंड CO2 में स्प्लिट होके बॉडी में से निकल जाएगा। सो बॉडी ने कितनी स्मार्टली वो एसिड को बॉडी में से निकाल दिया। The carbonic acid dissociate into the carbon dioxide and water. Lungs में जाके वो कार्बोनिक एसिड था वो स्प्लिट हो गया CO2 and H2O में, and because the concentration of carbon dioxide is maintained at constant level by respiratory system, the excess carbonic acid is rapidly excreted. So जो कार्बोनिक एसिड बना, जैसे ही बेस ने एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड जब कंबाइन हुए तब उसमें से निकला कार्बोनिक एसिड। अब वो कार्बोनिक एसिड ब्लड में ही है, राइट? सो वो ब्लड लंग्स में गया, लंग्स में जाके वो कार्बोनिक एसिड H2 एंड CO2 में स्प्लिट हो गया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो गया। अब हमारा CO2 है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है, जितना एक्सेल हम ज्यादा करेंगे CO2 बाहर निकलेगा। सो अल्टीमेटली कार्बोनिक एसिड सब कुछ लंग्स में से निकल गया। सोडियम कंबाइंड विद द स्ट्रॉन्ग एसिड इज एक्टिवली रीएब्सॉर्ब इन distal convoluted tubules in exchange for hydrogen और potassium ions। ओके, जो सोडियम था स्ट्रॉन्ग एसिड में, जो सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन हुआ तो सोडियम भी तो बचा था जो सॉल्ट बना था, तो अब DCT में जाकर क्या करेगा? रिप्लेसमेंट होगा।
हमें सोडियम चाहिए तो पोटेशियम एक्सक्रीट होगा बॉडी में, सोडियम चाहिए तो हाइड्रोजन आयन। जितना पोटेशियम ज्यादा, जब एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है तो पोटेशियम भी बढ़ता है, पोटेशियम इज द पॉजिटिव आयन, राइट। सो सोडियम और पोटेशियम को एक्सचेंज में लेगा बॉडी। ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड को सोडियम चाहिए, तो उसके बैलेंस करने के लिए फिर वो पोटेशियम को या हाइड्रोजन आयन जो भी है, एसिड के हाइड्रोजन आयन है या पोटेशियम है, उसको एक्सचेंज में निकाल देगा बॉडी में। सो बॉडी में सोडियम रहेगा बट एसिड H प्लस आयन निकल जाएंगे बॉडी में से। द स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया एंड एक्सक्रीटेड एज अमोनिया और पोटेशियम स्ट्रॉन्ग। अब किडनीज के अंदर क्या होता है, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो है एक बफर सिस्टम, बट जैसे ही वो H प्लस पॉजिटिव आयन है वो डायरेक्टली तो निकलने नहीं पा रहे, पोटेशियम चलो डायरेक्ट निकल जाएगा, बट एसिड के H प्लस आयन है वो डायरेक्टली नहीं निकल पाएंगे। सो अमोनिया के साथ, आई फॉरगॉट द अमोनियाज लाइक ये जो वैल्यू होती है NH3 की, ऐसा कुछ अमोनिया का है। सो अमोनिया के साथ वो बाइंड होके अमोनिया यूरिन में निकलेगा, सो वो H प्लस आयन भी अमोनिया के साथ साथ निकल जाएगा। अंडरस्टूड। अमोनिया का मैं जो ये केमिकल फॉर्मूला है वो भूल गई हूँ, बट इट इज समथिंग लाइक दिस। अमोनिया का NH3 या NH2 जैसा कुछ है, उसके साथ ये हाइड्रोजन आयन दैट इज एसिड, वो दोनों कंबाइन होके अमोनिया ऐसा बन जाएगा और वो यूरिन में से अमोनिया निकल जाएगा। सो अल्टीमेटली ये हमें तो ये ही निकालना था। सो किडनी ने H प्लस आयन को अमोनिया के साथ बाइंड करके अमोनिया सॉल्ट्स और पोटेशियम सॉल्ट्स बना के बॉडी में से निकाल दिया। गॉट इट और नहीं स्टूडेंट्स? यस और नो? ओके चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पीएच कैसे बैलेंस होती है। हमारी बॉडी में पीएच बैलेंस करने के लिए बफर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ जस्ट इमेजिन कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है और ब्लड एसिडिक हो गया है, सो देयर इज मोर हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मतलब एसिडिक। सो बॉडी क्या करेगी, सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करेगी। सोडियम बाइकार्बोनेट वो H प्लस आयन के साथ कंबाइन होगा, रिएक्शन बनेगा, केमिकल रिएक्शन, और उसमें से जो बाय प्रोडक्ट निकलेगी वो क्या निकलेगी, कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम सॉल्ट। जो सोडियम भी है वो भी बनेगा। अब वो कार्बोनिक एसिड ब्लड में ही है, ये सारा रिएक्शन ब्लड के अंदर हो रहा है। अब वो कार्बोनिक एसिड ब्लड से होते हुए लंग्स में पहुंच गया। अब वो लंग्स का काम है, किडनीज कैन नॉट डायरेक्टली एक्सक्रीट द कार्बोनिक एसिड, किडनीज का वो एक्सक्रीशन का काम नहीं है, बट वो कार्बोनिक एसिड लंग्स में गया, लंग्स में जाके वो रिएक्शन होके स्प्लिट हो गया, कार्बोनिक एसिड में से H2 एंड CO2 अलग अलग हो गया, तो दोनों अब लंग्स में से निकल जाएगा। सो अल्टीमेटली कार्बोनिक एसिड हमने कम कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा है, चलो एक ये प्रोसेस से हमारी बॉडी एलिमिनेट करती है एसिड को। दूसरी प्रोसेस किडनी में होती है, वो कैसे होती है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे कंबाइन होंगे, सो हमारी बॉडी किडनीज है वो एक्सचेंज करेगी। इफ वी वांट सोडियम तो हमें उसके सामने कुछ देना होगा, लेना देना दोनों साथ में होगा। सो अगर ब्लड के वेसल्स में सोडियम चाहिए तो उसको ब्लड में से पोटेशियम निकालना होगा, राइट। सो सोडियम रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, पोटेशियम या जो भी पॉजिटिव आयन वाला है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, बट वो डायरेक्टली किडनी में से नहीं छोड़ सकता बाहर। चलो ब्लड वेसल्स में से किडनी में आ गया, बट उसको वहां से भी तो निकालना है, वो डायरेक्टली नहीं निकल पाएगा। सो उसको अमोनिया के साथ बाइंड करना होगा वो H प्लस आयन को, और वो अमोनिया सॉल्ट्स या पोटेशियम सॉल्ट्स बन के ही बॉडी में से यूरिन में से बाहर निकल पाएगा। सो दिस इज हाउ पूरा एसिड लंग्स और किडनी में से क्लियर हो गया एंड हमारी बॉडी ने पीएच को मेंटेन कर दिया। गॉट इट online students? Yes, yes. Okay, so this is how the pH is maintained. Next है adrenal glands, that is also a part of urinary system, right? Because वो दोनों kidneys के ऊपर ही होते हैं। हमने already detail में endocrine में study किया है। One adrenal gland is on top of each kidney. The adrenal gland influence the BP and sodium and water retention. Adrenal gland का काम क्या है, अल्डोस्टेरोन मेन, हम उसमें ये देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत सारा है, बट इसमें क्या है कि उसका काम है अल्डोस्टेरोन सीक्रेट करना, जो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करवाएगा, पोटेशियम एक्सक्रीट करवाएगा और बीपी को भी इन्फ्लुएंस करे, दैट इज द मेन। नेक्स्ट है ब्लैडर। ब्लैडर का काम क्या है, ब्लैडर क्या है, ब्लैडर डेट्रूसर मसल composed of smooth muscle distends during bladder filling and contracts during bladder emptying. हमारा ब्लैडर एक मसल है, मस्क्यूलर ऑर्गन है। सो जब खाली होता है तब एकदम श्रिंक होता है, जब जैसे जैसे भरना स्टार्ट होगा वो ऐसे स्ट्रेच होता है, डिस्टेंड होता है। डिस्टेंडेड जब डिस्टेंडेड होता है तब वो एम्प्टी नहीं हो पाता है,
टू एम्प्टी द ब्लैडर वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तभी वो अंदर का यूरिन बाहर निकल पाएगा. सो जब फिलिंग होता है तब वो डिस्टेंड होता है, जब एम्प्टी होता है तब वो कंस्ट्रिक्ट होता है. The uretrovesical sphincter prevents the reflux of urine from the bladder to ureter. Okay. तो ये जो ये दोनों यूरेटर्स है और ये ब्लैडर है, राइट. सो यहाँ पर दोनों ओपन हो रहा है ब्लैडर के अंदर. सो अगर ब्लैडर फुल हो गया सो यूरिन यहाँ से वापस यूरेटर में चला जाएगा. तो वो प्रिवेंट करने के लिए स्पिंचर, स्पिंचर मतलब एक ओपनिंग क्लोजिंग जैसा होता है वो. सो यहाँ पर एक स्पिंचर होता है. वेसिको वर्ड इज फॉर ब्लैडर एंड यूरेट्रो वर्ड इज फॉर यूरेटर. सो यूरेट्रोवेसिकल स्पिंचर. सो एक स्पिंचर यहाँ पर होगा. जैसे ही यूरिन यूरेटर में से ब्लैडर में आ जाएगा ये स्पिंचर बंद हो जाएगा. तो ब्लैडर कितना भी फुल हो जाए यूरिन का बैक फ्लो नहीं होने देगा. सो वहां पर एक स्पिंचर होता है जो रिफ्लक्स नहीं होने देता है यूरिन का. एंड टोटल ब्लैडर कैपेसिटी इज 1 लीटर. इज इट करेक्ट? ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? 1 लीटर होती है. टोटल ब्लैडर कैपेसिटी कितनी होती है? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? When I was student, I was shocked. Why they are saying 1 liter of capacity? Then I have googled it कि क्यों 1 लीटर, कैसे 1 लीटर की इतनी कैपेसिटी कैसे हो गई ब्लैडर. एंड आई गॉट द आंसर. यू हैव टू फाइंड इट आउट. इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? इतनी कैपेसिटी होती है, क्या होता है, यू हैव टू फाइंड इट आउट. नॉर्मल यूरिन, एडल्ट यूरिन आउटपुट इज 1500 ml पर डे. एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल पूरे दिन का 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस कर सकता है. लेट मी सी कितने स्ट्रक्चर्स बाकी हैं. ओके. सो आज इतना खत्म कर देते. डायग्नोस्टिक टेस्ट कल से देखेंगे. प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल्स का प्रोस्टेट ग्लैंड भी हम यूरिनरी और रिप्रोडक्शन दोनों में कंसीडर करते हैं. सो द प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड्स द यूरेथ्रा. प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा को कवर, ऐसे जो सेमिनल वेसिकल्स है, ब्लैडर खत्म होता है उसके नीचे ही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है. सो यूरेथ्रा के आसपास होगा. जैसे ही बीपीएच हो जाता है यूरेथ्रा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है. सो प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा को सराउंड करके रखता है. द प्रोस्टेट ग्लैंड कंटेन्स अ डक्ट that opens into prostatic portion of the urethra and secretes the alkaline portion of seminal fluid which protects the sperm. So prostate gland का काम क्या है? वो डायरेक्टली यूरेथ्रा में ही ओपन होता है और ड्यूरिंग इट इज अ ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो. सो जब सेमिनल फ्लूइड, जब स्पर्म्स, सीमेन जब सीक्रेट होता है तो सीमेन को अल्कलाइन बनाने में प्रोस्टेट हेल्प करता है. प्रोस्टेट का जो सिक्रीशन है वो अल्कलाइन होता है कि जो जो स्पर्म्स है उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा. बिकॉज वजाइना का जो एनवायरमेंट है वो एसिडिक है एंड स्पर्म्स कैन नॉट टॉलरेट दैट एसिडिक एनवायरमेंट. सो प्रोस्टेट है तो वो एक अल्कलाइन फ्लूइड बनाएगा जिसमें स्पर्म्स रह पाएंगे. सो जैसे ही स्पर्म्स वजाइना में पहुंचेंगे अल्कलाइन एंड एसिडिक दोनों कंबाइन होके न्यूट्रल हो जाएगा. सो स्पर्म्स इजीली प्रोटेक्ट रह पाए. सो प्रोस्टेट का काम अल्कलाइन पोर्शन सिक्रीट करना है. सेमिनल फ्लूइड को अल्कलाइन बनाने का काम प्रोस्टेट करता है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद रीनल प्रॉब्लम्स. ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स को रीनल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो पहले तो है एडवांस एज. जैसे जैसे एज बढ़ेगी रीनल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ेंगे. केमिकल और एनवायरमेंटल टॉक्सिन एक्सपोजर, स्मोकिंग. कोई पर्सन है जो केमिकल एक्सपोजर कंटिन्यूअसली ले रहा है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन कंटिन्यूअसली उसकी बॉडी में आ रहा है. सो उतना सारा फिल्टर करते करते किडनी थक जाती है. सो एक्सेसिव टॉक्सिन एक्सपोजर, टॉक्सिन को बॉडी में से निकालने का काम किडनी करती है. सो एक्सपोजर होता है टॉक्सिन का ज्यादा. स्मोकिंग की वजह से भी किडनी डैमेज हो सकती है. कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स मतलब बॉक्सिंग और ऐसा कुछ कर रहा है पेशेंट और डायरेक्टली किडनीज पर ही इंजरी हो जाएगी तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा. पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज, ओबेस, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री में ही रीनल डिजीज है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा. फ्रीक्वेंट यूटीआई हो रहा है पेशेंट को तो भी रीनल प्रॉब्लम्स होंगे. हार्ट फेलियर है तो भी रीनल प्रॉब्लम्स होंगे बिकॉज फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, किडनीज का फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा. हाई सोडियम डाइट की वजह से भी किडनी डैमेज हो सकती है. कुछ मेडिकेशंस है लाइक नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशंस, उसकी वजह से भी किडनीज प्रॉब्लम होगा. पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की वजह से भी हो सकता है. वी विल स्टडी ऑल दिस लेटर ऑन.
ट्रॉमा एक्सीडेंट्स की वजह से भी हो सकता है, यूरोलिथियासिस और नेफ्रोलिथियासिस, मतलब यूरेटर में और किडनीज में स्टोन की वजह से भी किडनीज डैमेज हो सकती है लॉन्ग टर्म में। सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पेशेंट को। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कल से देखेंगे। सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखा, जनरल एनाटॉमी किडनी की देखी, कहाँ पर है किडनी, कितने नंबर में है। देन नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, नेफ्रॉन क्या है, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। व्हाट इज ग्लोमेरुलस, व्हाट इज बोमेन्स कैप्सूल, व्हाट इज ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के अंदर पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली, वो सब आ गया, कलेक्टिंग डक्ट भी आ गया उसमें। फिर हमने फंक्शन ऑफ किडनी देखा कि किडनीज के कितने फंक्शन है, जिसको भी किडनी का प्रॉब्लम होगा इतने सारे फंक्शन इम्पेयर हो जाएंगे। सो ये हमें पता होगा तो हम ये सोच सकते हैं कि किसी पेशेंट को पूरा क्वेश्चन दिया है और उसमें लिखा है कि पेशेंट को किडनीज का प्रॉब्लम है, तो आपको सब सोचना है। पेशेंट को एसिड बेस इम्बैलेंस भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर में भी प्रॉब्लम होगा, बिकॉज किडनी अच्छी नहीं है तो ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होगा। आरबीसी भी आपने देखा होगा कि जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज होता है वो अनेमिक होते हैं, क्यों, इरिथ्रोपोइटिन ही नहीं होगा। सो ये सारे फंक्शंस इम्पेयर हो जाएंगे। यूरिन प्रोडक्शन कैसे होता है हमारी बॉडी में, हमने देखा था कि पूरा जो ब्लड है वो पास होता है तो उसमें से सब फिल्टर होके ट्यूब्यूल्स में आएगा, जितना जरूर है उतना रखेगा ब्लड में, बाकी का एक्सक्रीट हो जाएगा। सो फिर वाटर का बैलेंस कैसे होता है, किडनीज कैसे करती है, सो एडीएच हार्मोन की वजह से वाटर बैलेंस होता है। होम्योस्टेसिस ऑफ सोडियम कैसे होता है, वो हमने देखा कि सोडियम कैसे रीएब्सॉर्ब होगा, कैसे एक्सक्रीट होगा। रास सिस्टम स्टडी किया, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर ये समझ आएगा सो लेटर ऑन आपको पूरा फार्माकोलॉजी भी इजी हो जाएगा किडनीज का स्टडी करने में। कार्डियोवेस्कुलर रास सिस्टम आपको समझ आ गया कि कैसे क्या वर्क करता है, तो आपको बहुत सारा टास्क इजी हो जाएगा। देन पोटेशियम कैसे बैलेंस होता है वो हमने देखा, पीएच कैसे बैलेंस होता है वो हमने देखा। एग्जाम में इस पर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि पीछे आपको चैप्टर समझ में आए। देन एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में हमने स्टडी किया कि दो ग्लैंड होते हैं, सोडियम पोटेशियम को बैलेंस, वाटर को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। ब्लैडर देखा हमने, देन प्रोस्टेट ग्लैंड देखा, एंड रिस्क फैक्टर्स देखे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Okay, there is an important announcement again. We are facing some issue in the WhatsApp, so I cannot message you. So I am telling you to inform the other students. जिसको जो join हो रहे हैं उनको तो पता ही है कि this Saturday we are having test, but आपके friends जिसको नहीं पता है शायद, अगर उनके contact में आप हो तो उनको inform कर देना कि ये Saturday cardiovascular का test होगा. Okay. See you tomorrow at 9 AM. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.